हेलो बच्चों, और इस वीडियो के अंदर हम लोग जैसा कि आप देख सकते हो करने वाले हैं हैलो अल्केन्स और हैलो अरीन्स की एक्सरसाइज को सॉल्व। अब इस वीडियो को आगे देखने से पहले इस चीज का ख्याल रखो कि आपने एटलीस्ट एक बार टेक्स्ट बुक को अच्छी तरीके से पढ़ा हो या फिर आपको वो चैप्टर अच्छे तरीके से आता हो, और जितनी भी चीजें आपको सीबीएसई या आपके स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक के अंदर मिलेगी उससे एक नॉच आगे जाकर ही हम लोग चीजों को सॉल्व करेंगे। कि जितना भी नॉलेज आपको ऑलरेडी होगा उससे कई चीजें ज्यादा आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर पता चलने वाली है। तो अपनी नोटबुक और पेन को निकाल लो, अपनी टेक्स्ट बुक्स को ओपन कर लो, और जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे पहले वीडियो को पॉज कर दिया करो ताकि खुद फिगर आउट कर सको कि क्वेश्चन क्या है। बिकॉज जब मैं आपको आंसर बताऊंगा आपको एटलीस्ट पता चलेगा कि कौन सी चीज थी जो आपने गलत सोची थी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ CX बॉन्ड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज। अब चार कंपाउंड्स हम लोगों को गिवन है। पहला है ये, दूसरा है ये मिथाइल ग्रुप, यहां पर है NO2, दिस इज हैलोजन। नेक्स्ट हमारे पास है CH3 थ्राइस CX, और नेक्स्ट हमारे पास है CH3 ट्वाइस CH, और यहां पर है हमारे पास X। अब हमें बताना है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होगा इनमें से वो रिएक्टिविटी कौन सी होने वाली है। ठीक है, अब एक चीज को सबसे पहले दिमाग में बिठा लो, हैलो अल्केन्स, ये हमारे हैलो अल्केन्स है ना, हैलो अल्केन्स, अल्केन्स विच हैव हैलोजन इन देम। X क्या है अपना, हैलोजन है। ये है हमारे हैलो अरीन्स, हैलो अरीन्स। अब एक चीज दिमाग में बिठा लो, चाहिए तो कहीं पे लिख कर रख लो, हैलो अल्केन्स जो होते हैं दे आर ऑलवेज मोर प्रोन टू शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एज कंपेयर टू हैलो अरीन्स। क्या कहा मैंने, जब बात आती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तो हैलो अल्केन्स ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं एज कंपेयर्ड टू हैलो अरीन्स। अब इसका रीजन क्या है हम आगे के क्वेश्चंस में देखेंगे, बट ये चीज लिख के रखो कि हैलो अल्केन्स ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं एज कंपेयर्ड टू हैलो अरीन्स। अब हमसे पूछा है कि CX बॉन्ड की रिएक्टिविटी बतानी है। इसका मतलब कोई भी हम लोग R और X ले लेते हैं, कोई एक न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब अब CX बॉन्ड की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल हमें बतानी है। इसका मतलब बॉन्ड जितना जल्दी टूटेगा न्यूक्लियोफाइल उतनी जल्दी आकर अटैक करेगा, है ना। बॉन्ड जितना जल्दी टूटेगा न्यूक्लियोफाइल उतना जल्दी आकर अटैक करेगा। तो अब इसके अंदर या तो उन लोगों ने हमें गिवन होना चाहिए था कि SN1 SN2 है, ताकि हम लोग उस टाइम पे डिसाइड कर सकते थे। अब कुछ भी नहीं गिवन है, इसका मतलब हम लोग डिसाइड ये अज्यूम करने वाले कि SN1 रिएक्शन ही है। ठीक है, अब एक चीज देख लो, अब ये मैं रब कर देता हूं, ये हैलो अल्केन्स और हैलो अरीन्स को रब कर देता हूं। मैंने वो क्यों लिखा था, हैलो अल्केन ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, बिकॉज ये ज्यादा रिएक्टिव है, इसका मतलब ऑब्वियसली ये ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करेंगे। अब देखो ये 3 डिग्री हैलो अल्केन है। 3 डिग्री कैसे, इसको तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 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 X। जिस कार्बन से तुम्हारा हैलोजन अटैच्ड है वो 3 और कार्बन के साथ अटैच्ड है। ये 2 डिग्री है, CH3 CH3 CH3, सॉरी यहां पर है एक H और ये है X। जिस कार्बन से तुम्हारा हैलोजन अटैच्ड है वो 2 और कार्बन के साथ अटैच्ड है। सो ये है अपना 3 डिग्री, ये है अपना 2 डिग्री। अब SN1 रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें, 3 डिग्री इज मोर स्टेबल या मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री। ये आपको हर टेक्स्ट बुक में देखने को मिलेगी ये चीज, बट ये हमेशा सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसीलिए एक चीज याद रखो कि रिएक्टिविटी जब SN1 की बात हो तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को दिमाग में बिठाया करो। ये कहां पर सही नहीं होता है इस क्वेश्चन के बाद में आपको बताता हूं, बट फिलहाल ये याद रखो कौन सा, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। सो इस केस के अंदर सबसे ज्यादा, अब ये था अपना 1, ये था अपना 2, ये था अपना 3, ये था अपना 4। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा रहेगा? 3 सबसे ज्यादा रिएक्टिव रहेगा, उसके बाद 4 रहेगा,
ऑब्वियसली हैलो अल्कीन ज्यादा रिएक्टिव है, इन दोनों में ये 3 डिग्री है तो ये ज्यादा रिएक्टिव है, तो 3 4। अब इन दोनों को देख लो, अब इन दोनों के अंदर हमें डिसाइड करना है कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है। इसको और इसको अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पर ये जो है अगर हाइड्रोजन निकलता है यहां पर आएगा एक कार्बोकैटायन, ये अगर निकलता है यहां पर आएगा एक कार्बोकैटायन, है ना। अब देखो यहां पर ये कार्बोकैटायन है, यहां पर अगर बेंजीन रिंग को अगर तुम लोग देखो तो ये ऐसे होता है डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यही होती है चीजें, इसी तरीके से होता है। ठीक है, देखो दोनों कार्बोकैटायंस sp2 कार्बन के ऊपर है, sp2 sp2। इसका मतलब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे जज नहीं कर सकते। अगर हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे जज करना होता तो याद रखो sp का sp जो होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, s कैरेक्टर ज्यादा है तो ये कम रिएक्टिव होता है, उसके बाद sp2 और उसके बाद sp3 इस कार्बन के ऊपर। अब यहां पर देख लोगे sp sp2 sp3 पे कार्बोकैटायन की बात कर रहे हैं, यहां पर दोनों sp2 है तो स्टेबिलिटी इसके बेसिस पे हम लोग जज नहीं कर सकते। अगला इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग चेक कर सकते हैं, यहां पर देखो इसके पास CH3 है, ये उसको स्टेबलाइज करने का काम कर रहा है, CH3 उसको स्टेबलाइज करने का काम कर रहा है। यहां पर C2H5 है ना, C2 यहां पर एक कार्बन, यहां पर एक कार्बन, C2H4 है, यहां पर भी है C2H4। C2H4 क्या करता है, ये -I इफेक्ट प्रोवाइड करवाता है। ये जो C2H4 है ये इसको अनस्टेबलाइज करने का काम कर रहा है, ये भी उसको अनस्टेबलाइज करने का काम कर रहा है। NO2 क्या कर रहा है, NO2 भी उसको अनस्टेबल कराने का काम कर रहा है। NO2 क्या कर रहा है, यहां से ऑब्वियसली NO2 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। अब देखो बेचारे एक तो ऑलरेडी उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, मैं क्यों बोल सकता हूं, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज स्पीशी क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, राइट। पॉजिटिव चार्ज स्पीशी मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, फाइल इज लवर, सो इलेक्ट्रॉन का लवर। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, जो पॉजिटिवली चार्ज होगा वही इलेक्ट्रॉन को प्यार कर सकता है ना। सो देखो यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, अब एक तो बेचारे के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और ये उससे और इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, इसका मतलब ये यहां पर -I इफेक्ट दिखा रहा है। यहां पर लेकिन CH3 है, एक तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स उसको दे रहा है, इसका मतलब ये +I इफेक्ट दिखा रहा है। अब देखो ये +I दिखा रहा है, ये -I इफेक्ट दिखा रहा है, दोनों में ज्यादा डोमिनेंट कौन सा होगा, +I इफेक्ट जो दिखा रहा है वो ज्यादा डोमिनेंट होगा। रीजन ये जस्ट साइड में है, डिस्टेंस देखो, जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो इसका मतलब जितना पास होगा हमारे कार्बन के उतना ज्यादा वो अपना इफेक्ट दिखाएगा। यहां पर देखो 1 2 3 तीसरे कार्बन के ऊपर NO2 लगा है और ऐसा अज्यूम किया जाता है कि 3 कार्बन के बाद जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये NO2 का ज्यादा इफेक्ट नहीं रहने वाला है, ज्यादा इफेक्ट किसका होगा, CH3 का, जो उसको स्टेबल कर रहा है। इसका मतलब 3 4 उसके बाद रहेगा हमारा 1 और उसके बाद आएगा 2। अगेन इन दोनों का कंपैरिजन वापस से देख लो एक बार, क्या कहा मैंने, ये दोनों तो तुम लोग समझ ही होंगे, ये 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री। ये दोनों क्यों ज्यादा स्टेबल है, बिकॉज हैलो अल्केन है। अब हैलो अरीन्स में 1 क्यों ज्यादा, सॉरी ये 2 होगा, 2 और उसके बाद ये 1। अब 2 क्यों ज्यादा स्टेबल है वो देख लो, यहां पर हमारे पास है ये 1 2 3, यहां पर है X, ठीक है ना। अगर ये X यहां से हटता है, यहां पर आएगा अपने पास एक कार्बोकैटायन, है ना। यहां पर ये ग्रुप है जो -I प्रोवाइड करवा रहा है। अब दूसरा कौन सा था हमारे पास, सेकंड वाला, यहां पर एक कार्बोकैटायन था, ट इधर पे था CH3, यहां पर था NO2। देखो अब सेम ग्रुप इसके पास भी है जो -I प्रोवाइड करवा रहा है, तो इन दोनों के बेसिस पे तो हम लोग जज नहीं कर सकते, ठीक है ना। इन दोनों के बेसिस पे हम लोग जज नहीं कर सकते, इसको मैं काट दूंगा। किस के बेसिस पे जज कर सकते हैं, अब इसके पास और कुछ भी नहीं है जिसके बेसिस पे अपन जज कर सकते हैं। अब यहां पर देखो इसके पास CH3 है, यहां पर मतलब +I इफेक्ट प्रोवाइड करा रहा है, NO2 है जो -I इफेक्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब CH3 जो है वो उसको स्टेबलाइज कर रहा है, NO2 जो है वो उसको अनस्टेबल बना रहा है।
है ना, पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, उससे और इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये अनस्टेबल बना रहा है। पॉजिटिव है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, ये उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है मतलब उसको स्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर देख लो, ये स्टेबलाइज कर रहा है, ये अनस्टेबलाइज कर रहा है, लेकिन यहां पर ये प्लस आई जो है इसका इंपैक्ट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू माइनस आई, क्योंकि इसका डिस्टेंस ज्यादा है। तो इसका मतलब जो चीज स्टेबलाइज कर रही है वो ज्यादा है ना, स्टेबलाइज करने वाले कंपाउंड का इंपैक्ट ज्यादा रहने वाला है, इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल होगा, इसीलिए 2 ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू 1। यहां पर कोई और इफेक्ट है ही नहीं, है ना, जिसको हम कंपेयर कर सके। यहां पर स्टेबलाइज करने वाले कंपाउंड का या ग्रुप का इंपैक्ट ज्यादा है, इसका मतलब कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर रहा है वो यहां पर, इसीलिए ये ज्यादा होगा, समझे, एज कंपेयर टू 1। बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ता है। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि हमेशा 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री हो, ये जरूरी नहीं होता है। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। अगर आपके पास ये कंपाउंड CH यहां पर है, यहां पर एक कार्बोकैटायन आ गया, और दूसरा है आपके पास CH3 थ्राइस कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज। अब ये CH3 थ्राइस लिखा हुआ है, बेसिकली ये है CH3 CH3 CH3, यही लिखा हुआ है। अब देखो यहां पर इसमें और इसमें अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, ये है 2 डिग्री, है ना, ये कार्बन 2 और कार्बन से जुड़ा है, बट ये है 2 डिग्री बेंजाइलिक, और ये जो है ये होता है 3 डिग्री कार्बन, है ना। अब लेकिन याद रखो यहां पर 1 डिग्री है, यहां पर ये कार्बोकैटायन क्यों स्टेबल हो रहा है, बिकॉज यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। अब एक चीज दिमाग में बिठा लो, कार्बोकैटायन जो होता है ऐसे कंपाउंड्स में दोनों चीजें उसको स्टेबलाइज कर रही होती है। कौन सी, यहां पर देखो प्लस आई इफेक्ट भी हो रहा है ना, ये एक तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, 3 कंपाउंड्स उसको अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, तो हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, ये दोनों उसको स्टेबलाइज कर रहे हैं। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन कभी आपसे पूछा जाए कि कार्बोकैटायन को कौन सा इंपैक्ट स्टेबलाइज कराता है या उसकी स्टेबिलिटी डिसाइड करता है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन आंसर होगा। याद रखना, हाइपर कॉन्जुगेशन का इंपैक्ट इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन का और एक नाम कौन सा है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। याद रखो, ये सारी चीजें नोट करते जाओ। यहां पर ये 2 डिग्री बेंजाइलिक है। अब इसका मतलब यहां पर देखो, यहां पर बेंजाइलिक, इसका मतलब ये है ट, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस पूरी रिंग में घूम सकता है और इस पूरी रिंग में भी घूम सकता है। और देखो, अब तुमने हमेशा पढ़ा होगा, मैंने भी हमेशा बोला है अपने ऑलमोस्ट हर लेक्चर के अंदर, कि हर चार्ज स्पीशी अनस्टेबल होती है, हर चार्ज स्पीशी अनस्टेबल होती है। अब यहां पर देखो, इसके पास एक कार्बन पे चार्ज है, अगर ये चार्ज को पूरे 1 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6, यहां के 6 कार्बन, यहां के 6 कार्बन और यहां का एक, मतलब 7 कार्बन मिलके ये पॉजिटिव चार्ज को पूरा शेयर कर ले आपस में, इसका मतलब हर कार्बन पे, ईच कार्बन पे जो इंपैक्ट है पॉजिटिव चार्ज का वो कम हो जाएगा। मान लो कि तुम्हारे पास एक चॉकलेट है, एक चॉकलेट को एक आदमी खा रहा है, लेकिन उसी एक चॉकलेट को 7 और लोग मिलकर खा रहे हैं, इसका मतलब पर हेड जो इंपैक्ट आ रहा है वो कम होगा। सेम चीज यहां पर, जो पॉजिटिव चार्ज है पहले सिर्फ एक पे था, लेकिन यहां रेजोनेंस की वजह से वो पॉजिटिव चार्ज घूमेगा, है ना। अब आई होप रेजोनेंस का वीडियो देख चुके होंगे तुम लोग। अब रेजोनेंस की वजह से अगर ये चार्ज घूमेगा, इसका मतलब वो चार्ज स्टेबलाइज हो जाएगा। और एक चीज, रेजोनेंस का जो इंपैक्ट होता है वो हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव दोनों से ज्यादा होता है, इसीलिए 2 डिग्री बेंजाइलिक 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होते हैं, समझे। इसीलिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का वीडियो देख लो अच्छे तरीके से, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या होती है स्टेबिलिटी। और एक एग्जांपल दे देता हूं आपको, 1 डिग्री साइक्लोप्रोपेन का जो कार्बोकैटायन जो होता है, यहां पर जो कार्बोकैटायन है, ये किसी भी 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। या तो इसका जैसे कि ये 3 डिग्री बेंजाइलिक से भी, या 3 डिग्री बेंजाइलिक की बात करेंगे तो ये ऐसा बनेगा, तो ये 1 डिग्री साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकैटायन जो होता है, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि ये 1 डिग्री होने के बावजूद
इस 3 डिग्री बेंजाइलिक से ज्यादा स्टेबल होता है। और 3 डिग्री बेंजाइलिक अपने आप में ही बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ के 6 कार्बन में घूम सकते हैं, यहाँ के 6 कार्बन में घूम सकते हैं, ऑब्वियसली क्यों? रेजोनेंस की वजह से, और यहाँ के 6 कार्बन में घूम सकते हैं। ठीक है, तो कुछ चीजें याद रखो। अब सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन जो माना गया है वो ये होता है 3 डिग्री साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। ठीक है, अब यहां पर देखो ये साइक्लोप्रोपाइल 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 है ना। सो 1,1,1 ट्राई साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन जो होता है इसको सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन माना गया है। ठीक है, कुछ भी कंफ्यूजन हो तो कार्बोकैटायन का मेरा एक वीडियो है ऑलरेडी चैनल के ऊपर, तो उसको आप लोग देख सकते हो। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन का ऑर्डर क्या था? इस क्वेश्चन के अंदर हमने ऑर्डर देखा 3 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1। और एक चीज याद रखो, ये तुम्हारे ऑप्शन में है ही नहीं, समझे? अब ऑप्शन के अंदर ये है ही नहीं, इसका मतलब कि तुम्हारे जितने भी ऑप्शंस गिवन है वो गलत है, समझे? चारों के चारों ऑप्शंस गलत है। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, अब एक इक्वेशन गिवन है और रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा हमें वो बताना है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HI और पेरोक्साइड। अब देख, एक चीज हमें पता है, पेरोक्साइड गिवन है, इसका मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होना चाहिए। अगर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है तो न्यूक्लियोफाइल, सबसे पहले तो HI को अगर हम लोग डिसोशिएट करेंगे इट विल गिव अस H प्लस I माइनस। न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? जिसके पास I माइनस है, ये है अपना न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पे आएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से AMK, ठीक है ना? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पे आएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। इसके पास 1 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, किसके पास आएगा वो न्यूक्लियोफाइल? इसके पास। तो तुमको मिलना चाहिए CH3 CH2 और ये हो जाएगा CH2I, है ना? यहां पर पहले H था, 2 मिनट, अब ये और एक H आ गया, क्यों? यहां वाला, और यहां H2 था तो उसके पास आ गया न्यूक्लियोफाइल। बट ये गलत आंसर है। क्यों गलत आंसर है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल सिर्फ HBr के केस में फॉलो होता है, समझे? यहां पर क्या गिवन है? HI। अनटिल एंड अनलेस तुम्हारे पास HBr हो तब तक तुम लोग एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को अप्लाई नहीं करोगे। यहां पर HI गिवन है, इसका मतलब मार्कोनिकॉफ एडिशन ही होने वाला है, समझे? तो मार्कोनिकॉफ रूल अगर तुम लोग फॉलो करोगे, न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन के पास आएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, इसके पास कम हाइड्रोजन है, तो हमको मिल जाएगा CH3 CH, यहां पर आ जाएगा I, यहां पर CH2, इधर पे आ जाएगा H। ये है वो कंपाउंड जो तुम्हारे पास फॉर्म होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, which of the following is likely to undergo racemization during alkaline hydrolysis? अब इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो हाइड्रोलाइज होने के बाद रेसमिक मिक्सचर हमको देगा? अब रेसमिक मिक्सचर देने के लिए एक कंडीशन है, हमारे पास कायरल कार्बन होना चाहिए, इजंट इट? ऑप्टिकल एक्टिविटी बेसिक कंडीशन, कायरल कार्बन हमारे पास होना चाहिए। कौन सी होती है बेसिक कंडीशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी? कायरल कार्बन। कायरल कार्बन क्या होता है? कायरल कार्बन मतलब एक ऐसा कार्बन जिसके चारों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए, चारों बॉन्ड्स अलग अलग कंपाउंड्स के साथ या ग्रुप्स के साथ बने हुए होने चाहिए। ए बी, इसको ले लेते हैं C' और इसको लेते हैं B। ये चारों ग्रुप्स अलग अलग अगर हो तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो एक कायरल कार्बन है। दूसरी कंडीशन, ये चारों सिग्मा बॉन्ड्स होने चाहिए, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड यहां पर नहीं होना चाहिए, तो वो कायरल कार्बन नहीं होगा। तो 4 सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी, चारों के चारों अलग अलग ग्रुप एटम या मॉलिक्यूल के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। तो अब पहला कंपाउंड देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू अंडरगो रेसमाइजेशन अंडर एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। पहला हमारे पास है CH3 CH
C2H5 यहां पर आएगा Cl। अब इसको ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है यहां पर H, 4 सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा 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 सिग्मा, सही है। चारों अलग अलग ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, क्लोरो, इथाइल ग्रुप, हाइड्रोजन। ये हमारा आंसर है, क्योंकि जहां पर हमको कायरल कार्बन मिल रहा है इसका मतलब वो ऑप्टिकल एक्टिव है, और ऑप्टिकली एक्टिव जो कंपाउंड है वो ही हमें रेसमिक मिक्सचर दे सकते हैं, समझे। रेसमिक मिक्सचर कैन बी गिवन ओनली बाय द कंपाउंड विच इज ऑप्टिकली एक्टिव, एंड अ कंपाउंड विच हैज अ कायरल कार्बन कैन बी कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव। अब देखो, एक ही कायरल कार्बन है, एक कायरल कार्बन अगर होता है तो वो कंपाउंड 110% ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं, दिमाग में बिठा लो, ठीक है। क्या एक कायरल कार्बन अगर है तो वो कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। एक से ज्यादा कायरल कार्बन अगर हमारे पास है, मान लेते हैं C यहां पर है C2H5, यहां पर है H, यहां पर है Br, इधर पे है वापस से CH3, इधर पे है F, इधर पे है Cl। अब देखो यहां पर हमारे पास 2 कायरल कार्बन है, ये भी एक कायरल कार्बन है और ये भी एक कायरल कार्बन है। अगर हमारे पास एक से ज्यादा कायरल कार्बन हो तो द कंपाउंड मे और मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव। उस टाइम पे डायसिमेट्री देखते हैं, वो किसी और लेक्चर में आप लोगों को समझाऊंगा, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, बट उस टाइम पे हम लोग डायसिमेट्री, यहाँ एक ही कायरल कार्बन है, इसका मतलब यही अपना आंसर है और ये अपने को रेसमिक मिक्सचर देगा। बाकी तीनों ऑप्शंस चेक कर लेना, बाकी तीनों के अंदर तुम्हें कायरल कार्बन नहीं मिलेगा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल फ्लोराइड इज। अब अल्काइल फ्लोराइड बनाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है? अब यहां ध्यान दीजिए, RX अगर तुम्हारे पास कुछ भी हो, ये क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है, इसका रिएक्शन अगर हम लोग कराए AgF के साथ तो हमको मिलता है RF प्लस AgX, और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। क्या बोलते हैं? स्वार्ट्ज, SWARTZ, स्वार्ट्ज रिएक्शन। अब यहां AgF की जगह पर तुम लोग SbF3 भी यूज कर सकते हो, या फिर Ag2F2 को, सॉरी AgF को यूज कर सकते हैं, AgF तो ऑलरेडी है। हम लोग यहां पर Hg2F2 को यूज कर सकते हैं, Hg2F2, या फिर आर्सेनिक फ्लोराइड AsF3। इन चारों में से कोई भी एक कंपाउंड यहां पर हो सकता है, लेकिन इसका रिएक्शन अगर तुम लोग अल्काइल हैलाइड के साथ कराओगे तो हमें फ्लोराइड मिलता है, विच इज स्वार्ट्ज रिएक्शन एंड विच इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट रिएक्शन टू हैव फ्लोराइड, ठीक है। अदरवाइज फ्लोराइड्स के जो रिएक्शंस होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, आइडेंटिफाई कायरल मॉलिक्यूल फ्रॉम द फॉलोइंग। अब 4 कंपाउंड्स हमें गिवन है, उनमें से कायरल कौन सा है वो हमें बताना है। अभी तुम लोगों को कायरलिटी की कंडीशन बताई, कार्बन के 4 बॉन्ड्स बनने चाहिए, और दूसरी कंडीशन चारों बॉन्ड्स अलग अलग कंपाउंड्स के साथ या ग्रुप्स के साथ होने चाहिए। चलो देखते हैं, पहला है हमारे पास 1 ब्रोमोब्यूटेन। सो फर्स्ट कंपाउंड इज 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 2 3 4, 1 पे है ब्रोमीन, सो हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे H H, यहां पे H H H H H H H। देखो 1 ब्रोमोब्यूटेन, यहां पर इस कार्बन को अगर देखोगे ये दोनों हाइड्रोजन रिपीट हो गए, इसका मतलब ये अकायरल है। बाकी हर जगह देखोगे कोई भी कायरल, यहां कार्बन यहां पर कायरल नहीं है, हर जगह हाइड्रोजन रिपीट हो रहे हैं। चारों ग्रुप्स जिसके साथ अटैच्ड है वो अलग अलग कंपाउंड या ग्रुप्स होने चाहिए, चारों बॉन्ड्स आई मीन। अगला 1 डायब्रोमोब्यूटेन, सो 1 2 3 4, 1,1 डायब्रोमो। अगेन गलत हो गया, क्यों? ये भी अकायरल है। यहां पर भी देखो पहला कार्बन में 3 हाइड्रोजन है, गलत। यहां पर 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन रिपीट हो गए, गलत। 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन रिपीट हो गए, गलत। 2 ब्रोमीन रिपीट हो गए, गलत। इसका मतलब ये भी असिमेट्रिक है। अगला हमारे पास है 2,3 डायब्रोमोब्यूटेन, सो 1 2 3 4, 2,3, एक ब्रोमीन यहां पर आएगा, एक ब्रोमीन यहां पर आएगा, सो यहां पर है CH3, यहां पर है एक H, यहां पर है एक H, यहां पर है CH3। अब यहां पर अगर ध्यान से देखोगे इस कार्बन को देखो, ये कार्बन कायरल है। रीजन, क्योंकि यहां पर ब्रोमीन है अटैच्ड
हाइड्रोजन है, मिथाइल ग्रुप है, CCH3Br, इसका मतलब ये अलग ग्रुप है, लेकिन है ना, ये पूरा एक अलग कंपाउंड है, तो इसका मतलब ये ग्रुप अलग है, ब्रोमीन हाइड्रोजन CH3, ये एक कायरल कार्बन है। सेम वे ये भी एक कायरल कार्बन है, समझे। ऑब्वियसली देखो, इसके लिए भी अगर तुम लोग देखोगे, हाइड्रोजन एक अलग ग्रुप है, CH3 अलग ग्रुप है, ब्रोमीन अलग ग्रुप है, तो इसका मतलब इसके पास कायरल कंपाउंड है, ये कायरल मॉलिक्यूल हो गया। अगला देखते हैं 2 ब्रोमोब्यूटेन, लास्ट ऑप्शन चेक कर लो, 2 ब्रोमोब्यूटेन, सो 1 2 3 4, यहां पर है ब्रोमीन, यहां पर है एक H, 2 ब्रोमोब्यूटेन। अब यहां पर देख लो H3, यहां पे H2, यहां पे है एक H3, यहां पर कोई कायरल कार्बन है क्या? हाँ, यहां पर कायरल कार्बन है। अब सवाल ये उठता है, इसके पास 2 कायरल कार्बन है, इसके पास एक ही कायरल कार्बन है, तो इन दोनों में से कायरल मॉलिक्यूल कौन सा होगा? ये वाला कायरल मॉलिक्यूल है, ये वाला नहीं है। रीजन है ना, मैंने तुमको अभी अभी थोड़ी देर पहले कहा, अगर तुम्हें एक ऐसा कंपाउंड मिल जाए जहां पर सिर्फ एक कायरल कार्बन हो, तो वो हमेशा एक कायरल कंपाउंड होता है। एक कायरल कार्बन हो गया तो पूरा कंपाउंड हमारा कायरल है या ऑप्टिकली एक्टिव, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। यहां पर 2 कायरल कार्बन है ना, ब्रोमीन हाइड्रोजन CH3, और ये पूरा कंपाउंड अलग, यहां पर ब्रोमीन हाइड्रोजन CH3, ये पूरा कंपाउंड अलग, ये दोनों कायरल कार्बन है। अब ऐसे केसेस में मैंने तुम लोगों को बोला था, हम लोग डायसिमेट्री चेक करते हैं। डायसिमेट्री की 1-2 कंडीशंस होती है। पहले तो एक होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री, दूसरा होता है पॉइंट ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री लिख दो, ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब यहां पर अगर तुम लोग देखोगे, तुमको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है। व्हाट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री? अगर तुम्हें एक ऐसा कंपाउंड मिल जाए जिसके पास एक से ज्यादा कायरल कार्बन हो, तो वहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढो सबसे पहले। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब ऐसा कोई प्लेन जिसके अबाउट कंपाउंड अपनी मिरर इमेज बना रहा है। इसके अबाउट देखो, ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस है ना, तो इसका मतलब ये कंपाउंड नहीं होगा। अगर ये भी होता तो सेंटर ऑफ सिमेट्री आगे बताता हूं, बट फिलहाल ये याद रखो, यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया, इसका मतलब ये कायरल नहीं है हमारे पास, ये एक कायरल मॉलिक्यूल है, ठीक है। चलो, और क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था कायरल मॉलिक्यूल बताना है। कायरल कार्बन तो इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, बट ओवरऑल कायरल मॉलिक्यूल सिर्फ ये है, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ये याद रख लेना, ठीक है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और इसमें क्यों वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं था? बिकॉज हमें उसमें मिल गए प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, इन दोनों कंडीशंस को जब हम लोग साइमल्टेनियसली चेक करते हैं, उसे हम लोग डायसिमेट्री चेक करना बोलते हैं, याद रखना। प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, उसे हम कहते हैं डायसिमेट्री, DISYMMENTRY। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमसे पूछा गया है, एन अल्काइल क्लोराइड ऑन वुड्स रिएक्शन गिव्स 2,2,5,5 tetramethyl hexane. The same alkyl chloride on reduction with zinc copper couple in alcohol gives hydrocarbon with molecular formula C5H12. What is the structure of alkyl chloride? ठीक है, अब ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जो इस टाइप के क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं हमसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। अब हमें एज प्रोडक्ट मिल रहा है, इसका मतलब वुड्स रिएक्शन हुआ है, और जो प्रोडक्ट हमें मिला है वो है 2,2,5,5 टेट्रामिथाइल हेक्सेन। सो 1 2 3 4 5 6, ये हुआ हमारा टेट्रामिथाइल हेक्सेन, है ना, 2,2,5,5 टेट्रामिथाइल हेक्सेन। अब ये कैसे मिला है? हमें वुड्स रिएक्शन के बाद मिला है। वुड्स रिएक्शन कैसे होता है याद करो, हम लोग RX का रिएक्शन करवाते हैं 2 टाइम्स ऑफ Na के साथ, अगेन XR, और हमको मिला है ये, है ना, और इसके साथ ऑब्वियसली 2 टाइम्स ऑफ NaX अलग निकल जाता है। किसके साथ? प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये ड्राई ईथर कभी भी भूलना नहीं, किसके? इन केस ऑफ वुड्स रिएक्शन। अब देखो, ये NaX अलग निकल जाता है, और बचता क्या है हमको? ये दोनों अल्काइल ग्रुप आकर आपस में अटैच हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि वुड्स रिएक्शन इज गुड ओनली जब इवन नंबर ऑफ कार्बन हो, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये 2 हाफ को मिलाकर ये पूरा बना है, इसका मतलब अल्काइल ग्रुप जो होगा वो इसका हाफ होगा। याद रखना, यही शॉर्ट ट्रिक है इसके लिए, क्या जो भी प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उसको बीच से काट दो। सो इसको अगर हम लोग कट करते हैं तो ये है अपने पास, और ये जो बॉन्ड टूटा है ये कौन सा ग्रुप है? ये है अपना एक R, ये है अपना एक R,
इजंट ये आर आर आपस में मिल जाते हैं, और ये आर लेकिन किसके साथ अटैच्ड है, एक्स के साथ। तो तुम्हारे पास कोई आर एक्स है, और वो आर एक्स कौन सा है, आर है तुम्हारा सी 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 सी, इधर पे एक है सी और यहां पर एक है एक्स। अब ऑप्शंस चेक करो। अब ऑप्शंस अगर तुम लोग देखोगे ध्यान से तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, ऑप्शन ए, जहां पर CH3 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 C CH2 H3 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 और ये है Cl, विच इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या किया हमने, सिंपल है, वुड्स रिएक्शन जब भी हो कंपाउंड को बीच से काटो, बीच से काटने के बाद जो बॉन्ड टूटा है वहां पर एक हैलोजन ऐड करो, वो होता है तुम्हारा रिएक्टेंट। ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, चलो एक बेसिक क्वेश्चन, वुड्स रिएक्शन किस मैकेनिज्म के थ्रू फॉलो होता है, वुड्स रिएक्शन फॉलो होता है थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। वुड्स रिएक्शन के ऊपर एक वीडियो है चैनल के ऊपर, आई होप तुम लोग देख चुके हो, कि क्योंकि वुड्स रिएक्शन में कभी भी एक कंपाउंड फॉर्म नहीं होता, बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, चलो अगला है हमारे पास, ब्यूटेन नाइट्राइल मे बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग। ब्यूटेन नाइट्राइल इसका मतलब है कि एक दो सॉरी सी 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 ट्रिपल बॉन्ड एन, ये होता है ब्यूटेन नाइट्राइल। ब्यूटेन नाइट्राइल, और इसी को हम लोग कहते हैं प्रोपेन साइनाइड। प्रोपाइल साइनाइड जो होता है, सो प्रोपेन नहीं, प्रोपाइल। प्रोपाइल साइनाइड कैसे फॉर्म होता है, या ब्यूटेन नाइट्राइल। अब देखो ये फॉर्म होता है RX का, अगर तुम लोग रिएक्शन कराओ अल्कोहलिक KCN के साथ तो हम लोगों को मिलता है, ये X और K अलग निकल जाता है तो RCN प्लस KX, मतलब ये KX अलग निकल गया तो ये CN आके ऑब्वियसली यहां पे अटैच हो जाएगा, तो RCN और KX अलग निकल जाते हैं। ठीक है, अब RCN को अगर ध्यान से देखोगे यहां पर ऑलरेडी कार्बन है ना, इसका मतलब ये CN वाला कार्बन ऑलरेडी है, तो R के अंदर कितने कार्बन होने चाहिए, 1 2 3। ठीक है, तो यहां R के अंदर कितने होने चाहिए, 1 2 3 X, तभी तो हमको मिलेगा ना। अल्कोहलिक KCN के साथ रिएक्ट कराओगे तो C और CN प्लस KX है ना। देखो नाइट्राइल साइनाइड के साथ, पोटेशियम साइनाइड के साथ जब भी रिएक्ट कराते हैं तो एक कार्बन इंक्रीज हो जाता है। पहले यहां पर 3 कार्बन थे, है ना, 3 कार्बन कितने आ गए हैं, अब यहां पर 4 है। यही कंपाउंड हमको चाहिए ना, ब्यूटेन नाइट्राइल, 1 2 3 4 कार्बन है और एक नाइट्रोजन है, या इसको प्रोपाइल साइनाइड बोलते हैं। और याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है नेमिंग के अंदर। जब तुम लोग नाइट्राइल यूज कर रहे हो तो तुम सारे कार्बन को काउंट करोगे, CN के कार्बन को काउंट करते हैं अगर तुम लोग नाइट्राइल यूज कर रहे हो, है ना। 1 2 3 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन। जब हमने नाइट्राइल यूज किया तो हमने चारों कार्बन को काउंट किया, बट अगर तुम लोग साइनाइड यूज कर रहे हो तो ये पूरे को तुम लोग एक ग्रुप मानोगे, तो CN इज काउंटेड एज 1 ग्रुप, और तुम 1 2 3 तब तुम 3 ही कार्बन काउंट करोगे, और 3 कार्बन मतलब कि प्रोपेन, इसीलिए प्रोपाइल साइनाइड। अब यहां पर देखो CCCX मतलब कि प्रोपेन का कोई हैलोजन। चारों ऑप्शंस अगर तुम लोग चेक करोगे तो पहले 2 को तो हटा दो, क्यों, अल्कोहल है, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल। सेकंड वाले थर्ड ऑप्शन के अंदर N ब्यूटाइल क्लोराइड पूछा हुआ है, हमको कौन सा चाहिए, 1 2 3 N प्रोपाइल क्लोराइड जो है हमारे पास ऑप्शन डी, N प्रोपाइल क्लोराइड जो है वो होगा हमारा सही ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमसे पूछा गया है choose the compound from following that will react fastest by SN1 mechanism। अब SN1 के अंदर इन चारों में से कौन सा है जो सबसे तेज रिएक्ट करेगा वो हमें बताना है। ऑप्शंस है हमारे पास 1 आयोडोब्यूटेन, अगला 1 आयोडोप्रोपेन, अगला 2 आयोडो 2 मिथाइल ब्यूटेन, और नेक्स्ट है 2 आयोडो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, अब एक एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये होगा 1 2 3 4
ब्यूटेन और 1 आयोडोब्यूटेन। नेक्स्ट इज 1 आयोडोप्रोपेन, सो 1 2 3 इधर पे है आयोडीन। यह है 2 आयोडो 2 मिथाइल ब्यूटेन, सो 1 2 3 4, 2 के ऊपर है आयोडीन, 2 के ऊपर है मिथाइल ग्रुप। और यह है 2 आयोडो 3 मिथाइल ब्यूटेन, सो 1 2 3 4, 2 के ऊपर है आयोडीन, 3 के ऊपर है एक मिथाइल ग्रुप। यही 4 कंपाउंड्स हैं हमारे पास। अब ध्यान से देखो, हमसे पूछा गया है SN1 मैकेनिज्म के अंदर। SN1 मैकेनिज्म का ऑर्डर होता है 3 डिग्री, मोर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री। बट मेरा एक चीज याद रखना, ये सिर्फ जनरल चीजों के लिए है, अदरवाइज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के ऊपर जाएगा। अगर तुम लोग इसको हटाते हो तो यहाँ एक कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, इसको हटाया कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, इसको हटाया कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, इसको हटाया कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। ठीक है, कौन सा सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन है? ये कार्बोकैटायन 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है और ये 2 डिग्री है ना। जिस कार्बन से पे कार्बोकैटायन है वो 2 और कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री। जिस कार्बन पे कार्बोकैटायन है वो 3 और कार्बन से अटैच है तो 3 डिग्री। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है अकॉर्डिंग टू हाइपर कॉन्जुगेशन? सी। हाइपर कॉन्जुगेशन का वीडियो तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, चलो अगला है हमारे पास, और कहा देख सकते हो, चैनल के ऊपर अपलोडेड है ऑलरेडी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चलो साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड के साथ हमारा रिएक्शन हुआ है Cl। इसका रिएक्शन सबसे पहले कराया गया है मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब एक चीज याद रखो, कभी भी Rx का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ हो हमको मिलता है RMgX, और इसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो हमको क्या मिल जाएगा? दिस साइक्लोहेक्सेन मैग्नीशियम हेक्साइल मैग्नीशियम क्लोराइड। और इसके बाद इसका कराया गया है हाइड्रोलिसिस, मतलब H2O के साथ। H2O को मैं लिख सकता हूं H और OH, है ना। अब H और OH में हाइड्रोजन पे स्लाइट पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज होता है, पोलर होता है, राइट। ये आप और हमेशा याद रखना, जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे मैग्नीशियम पे हमेशा स्लाइट पॉजिटिव डालोगे, मैग्नीशियम पे हमेशा स्लाइट पॉजिटिव आएगा और बाजू वाले कार्बन पे हमेशा स्लाइट नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्लोरीन पे मत डालना। कोई भी कंपाउंड यहां पे अटैच हो, नेगेटिव चार्ज लेकिन कार्बन पे ही आता है, वही खूबसूरती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। ठीक है, अब यहां पर नेगेटिव यहां पर है तो ये नेगेटिव जाएगा इस पॉजिटिव मैग्नीशियम के पास, और ये H+ पॉजिटिव है, ये जाएगा इस नेगेटिव वाले कार्बन के पास। तो हमको मिल जाएगा क्या है, यहां पर हाइड्रोजन आया है तो यहां पर आ जाएगा एक H+ Mg, मैग्नीशियम के पास कौन सा गया? OH। Cl पहले से था तो ये आएगा एक OH। सो ये बेसिकली क्या बन रहा है, ये बन चुका है साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन साइक्लोहेक्सेन के पास आएगा। सो हाइड्रोजन वहीं पे अटैच है ना, तो साइक्लोहेक्सेन हमको आ रहा है, जो है तुम्हारा ऑप्शन डी, साइक्लोहेक्सेन विल बी फॉर्म। अगला है हमारे पास क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज सोर्स ऑफ डाइक्लोरोकार्बीन? इनमें से कौन सा है जो सोर्स ऑफ डाइक्लोरोकार्बीन के जैसे यूज किया जाता है? और ऑप्शंस देखने की जरूरत भी नहीं, ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि क्लोरोफॉर्म को एज अ सोर्स ऑफ डाइक्लोरोकार्बीन यूज किया जाता है। दैट इज वन ऑफ द वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ क्लोरोफॉर्म, कि उसको डाइक्लोरोकार्बीन, कार्बीन क्या होता है, कार्बन के ऊपर एक लोन पेयर जब होता है और 2 बॉन्ड्स बने हुए होते हैं तो उसे हम कहते हैं कार्बीन। और डाइक्लोरोकार्बीन के प्रोडक्शन के लिए या मैन्युफैक्चर के लिए यूज किया जाता है क्लोरोफॉर्म को। तो आंसर इज ऑप्शन बी, क्लोरोफॉर्म। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है डू एज डायरेक्ट। ठीक है, पहला है, अब इसके अंदर सब पार्ट्स है, हमारा फर्स्ट है इसके अंदर, राइट, IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब हमें बताने हैं कि IUPAC नेम किसका क्या होने वाला है। ए है इसका CH3 CH, डबल बॉन्ड C, यहां पर है अगेन CH3 CH, यहां पर है CH3 और BR। पहला रूल, लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए। ठीक है, अब लॉन्गेस्ट चेन अगर यहां पर देखो तो होगा हमारे पास 1 2 3 4 5, ये होने वाली है हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन। सेकेंड रूल है हमारे पास कि सबसे ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स होने चाहिए, तो यहां 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है तो चल जाएगा।
अगला रूल कि जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। अब मैं यहां से नंबरिंग शुरू कर सकता हूं, यहां से। अब यहां से शुरू करेंगे तो अल्कीन को सेकंड नंबर को छोटा नंबर मिल रहा है, यहां से शुरू कर रहे हैं तो ब्रोमीन को छोटा नंबर मिल रहा है। प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट को दी जाती है, तो हम लोग यहां से देखेंगे तो 1 नंबरिंग हम यहां से देखेंगे। सो क्योंकि एक सब्स्टिट्यूएंट है, इजंट इट? सो 1 2 3 4 5 सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिलना चाहिए। इस तरीके से हम लोग हमेशा नंबरिंग करेंगे। तो यहां पर ब्रोमीन को सेकंड नंबर मिल रहा है तो हम लोग उसको प्रायोरिटी देंगे। अब यहां पर इसका नाम देखेंगे तो सेकंड के ऊपर है ब्रोमो, थर्ड के ऊपर है मिथाइल ग्रुप, है ना, और 3 के ऊपर है ईन। तो अब सबसे पहले तो याद रखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमेशा हम लोग नाम लिखते हैं। सो 2 ब्रोमो, 3 के ऊपर है मिथाइल, 3 मिथाइल। अगेन हमेशा लेटर और एक नंबर के बीच में हमेशा एक डैश होगा, लेटर और नंबर के बीच में हमेशा होगा एक डैश। सो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल। अब लॉन्गेस्ट चेन मतलब वर्ड रूट में कितने कार्बन है? 5 कार्बन मतलब पेंट। ईन होगा क्योंकि डबल बॉन्ड है, कौन से नंबर पर है? तो 3, पेंट 3 ईन। ये है इसका IUPAC नेम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड है हमारे पास, ओके, मतलब बी। अगेन IUPAC नेम ही बताना है। बी है हमारे पास CH3, CH2, CH3। यहां पर है क्लोरीन, यहां पर है CH3। अगेन लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी? ये है हमारी लॉन्गेस्ट चेन, तो ये हो गया हमारा वर्ड रूट। नंबरिंग अगर हम लोग देंगे 1 2 3 4 5, क्यों? लोएस्ट नंबर है, यहां से 2 और 3 मिल रहा है, वहां से करेंगे तो 3 और 4 मिलेगा, छोटा नंबर मिलना चाहिए। अब यहां पर देखो 2 के ऊपर है क्लोरो, तो 2 क्लोरो। 3 के ऊपर है मिथाइल ग्रुप, तो 3 मिथाइल। कितने कार्बन चेन में कितने कार्बन है? 5। सो वर्ड रूट में 5 कार्बन है, इसीलिए पेंटेन। अगला नेक्स्ट है हमारे पास सी में है हमारे पास सो दिस इज क्लोरीन, दिस इज C2H5। अब देखो यहां पर एक अल्काइल ग्रुप है, यहां पर एक क्या बोलते हैं, हैलोजन है। प्रायोरिटी किसको देंगे हम लोग? हैलोजन को। सो यहां पर होगा 1 2 3 4 5 6, है ना। इस तरीके से हम लोग नंबर देंगे। 1 पे है क्लोरो, तो 1 क्लोरो। 4 के ऊपर है C2H5 मतलब इथाइल ग्रुप, 4 इथाइल। और ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन, साइक्लिक है, इजंट इट? सो साइक्लोहेक्सेन। अगला है हमारे पास इसी के अंदर D। नेक्स्ट है हमारे पास बेंजीन रिंग है, इसकी यहां पर है क्लोरीन, यहां पर है क्लोरीन, यहां पर है CH3। अब देखो बेंजीन रिंग के ऊपर जब भी CH3 आए उसको हम लोग टोलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोलीन। तो ये वाला तो टोलीन फिक्स हो गया अपने पास। टोलीन है, इसका मतलब इसको हमेशा नंबर 1 मिलेगा। 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, और ये है 6, है ना। अब यहां पर देखो 2 के ऊपर है क्लोरो, सो 2 क्लोरो। उसके बाद 5 के ऊपर 2 और 5 पे भी क्लोरो है, तो ये हो जाएगा 2,5 डाइक्लोरो, 2,5 डाइक्लोरो और टोलीन, EOLUENE। हो गया। चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इसके सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है राइट स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ द मेजर प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब कुछ रिएक्शंस गिवन है, ये है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन, और हमें जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और उनका नाम बताना है। पहला है हमारे पास CH3, CH2 और यहां पर है Cl, एंड दिस इज अगेन CH3, और इसका रिएक्शन कराया गया है NaI के साथ।
अब ये बहुत पॉपुलर रिएक्शन है, अगेन एक नेम रिएक्शन है जिसका नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन के अंदर होता क्या है, ये एक बेसिकली हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, जहां पर ये सोडियम इस हैलोजन के साथ रिएक्ट करेगा और यहां इस हैलोजन यानी क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा आयोडीन से, और हमें मिल जाता है CH3, यहां पर एक C, नीचे एक C, CH2 और यहां पर आ जाएगा आयोडीन। अगर इसका नाम देखेंगे तो 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन ये हुई, 2 के ऊपर है मिथाइल ग्रुप और 1 के ऊपर है आयोडीन। सो इसका नाम होगा 1 आयोडो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये होगा इसका IUPAC नेम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, अगर रिएक्शन हुआ है CH3, ये है सेकंड का B, रिएक्शन हुआ है CH3 CH2 Br और SbF3 के अंदर। अब इस रिएक्शन को हम लोग देख चुके हैं, अगेन हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन विच इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल फ्लोराइड्स। तो अब यहां पर अगर देखोगे तो यहां SbF3 है, ये फ्लोरीन यहां आएगा और ब्रोमीन वहां पर जाएगा, तो हमें यहां पर 3 टाइम्स ऑफ दिस यूज करना पड़ता है। अब व्हाट वी गेट इज SbBr3 प्लस ये क्या है 3 टाइम्स ऑफ CH3 CH2F। What is the name of the reaction? The name of the reaction is Finkelstein reaction. And what other reagents that you can use instead of SbF3? You can use AgF, you can use Hg2F2, you can use AsF3, है ना। तो ये इन चीजों को हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो चलते हैं आगे, किसके अंदर यूज कर सकते हैं, ऑब्वियसली स्वॉर्ड्स रिएक्शन के अंदर। चलो अगला क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इसके C के अंदर, क्वेश्चन 2 के सेकंड का C, वी हैव CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसका रिएक्शन कराया गया है HBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। नाउ कीप वन थिंग इन माइंड, if there is peroxide given to you, it means anti-Markovnikov rule might take place. Might क्यों? अगर हमारे पास हाइड्रोजन ब्रोमाइड है तो ही एंटी मार्कोनिकॉफ रूल काम करता है। डू वी हैव हाइड्रोजन ब्रोमाइड? जी हाँ हमारे पास है, यस वी हैव इट, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। नाउ व्हाट इज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल? द न्यूक्लियोफाइल गोज टू द कार्बन व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। न्यूक्लियोफाइल यहां पर क्या होगा, अगर इसको डिसोशिएट करोगे तो H प्लस पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रोफाइल है, Br माइनस मतलब कि ये है हमारा न्यूक्लियोफाइल। इट गोज टू द कार्बन दैट हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। इन दोनों में ज्यादा हाइड्रोजन किसके पास है, इसके पास, तो उसके पास जाएगा ब्रोमीन। हमें मिलेगा C C C C, इधर पे आएगा ब्रोमीन, यहां पे आ जाएगा, ये तो पहले से एक C, यहां पे आएगा एक हाइड्रोजन। अगर इसका नाम हम लोग देखेंगे, हाइड्रोजन अगर मैं बैलेंस कर दूं तो CH3 CH2 H CH3, यहां पे CH2। अगर इसका नाम देखा जाए तो 1 2 3 4, 2 के ऊपर है मिथाइल ग्रुप, तो 2 मिथाइल अल्फाबेटिकल होना चाहिए, तो 1 ब्रोमो और ब्यूटेन, ये होगा इसका IUPAC नेम। ऑब्वियसली वन रूट इज ब्यूटेन, 1 के ऊपर है ब्रोमीन, 2 के ऊपर है मिथाइल ग्रुप, सो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है साइक्लोहेक्सेनोल का रिएक्शन कराया गया है SOCl2 के साथ। किसका? बेंजीन रिंग नहीं है, साइक्लोहेक्सेनोल है, और इसका रिएक्शन कराया गया है SOCl2 के साथ। नाउ दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिएक्शन व्हिच इज कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट रिएक्शन, जिसको यूज करके हम लोग हैलो अल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमारा SO2 अलग निकल जाता है, एक S, ये O और ये O, सो SO2 अलग निकल जाएगा, HCl अलग निकल जाएगा, सो ये एक H और ये एक Cl अलग निकल जाएगा, सो HCl अलग निकल जाएगा। क्या बच गया? एक क्लोरीन बच गया, तो क्लोरीन आके यहां पे अटैच हो जाता है, सो हमको मिल जाएगा ये, इसका नाम क्या होगा? क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। ठीक है, चलो चलते हैं, या 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन होगा इसका IUPAC नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, अगेन टोलिन का रिएक्शन कराया गया है क्लोरीन के साथ इन डार्क। ठीक है, अब
टोलीन मतलब कि दिस बेंजीन रिंग के ऊपर जब भी CH3 अटैच्ड हो, इट इज नोन एज टोलीन। इसका रिएक्शन कराया गया है Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ डार्क, और यहां लिखा हुआ है आयरन। नाउ Fe बेसिकली एक्ट्स एज हैलोजन कैरियर, इसकी जगह पे FeCl3 या AlCl3 भी लिखा हुआ हो सकता है। जब भी ये रिएक्शन डार्क के अंदर होता है उस टाइम पे जो हमारा हैलोजन है ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर आकर अटैच होता है, ठीक है। इसका मतलब हमको मिलेगा ये CH3, सो दिस इज ऑर्थोक्लोरोटोलीन प्लस, है ना, ये ऑर्थो पोजीशन होती है, सो दिस इज ऑर्थोक्लोरोटोलीन, और दूसरा हमको मिलेगा CH3। ये पैरा पोजीशन पे जब क्लोरीन आ जाएगा तो पैरा क्लोरोटोलीन। सो ऑर्थोक्लोरोटोलीन या पैरा क्लोरोटोलीन हमारे पास फॉर्म हो सकता है। मेजर प्रोडक्ट हमेशा पैरा होता है, ये याद रख लेना। अगर दोनों में से भी कोई एक ऑप्शन पूछा गया है तो दिमाग में बिठा लो कि वो हमेशा पैरा होता है, क्योंकि यहां पर रिपल्शंस कम होते हैं। अब एक चीज याद रखना, अगर सेम रिएक्शन तुमको दे दे और ये यूवी लाइट के अंदर किया जाए, सेम रिएक्शन अगर यूवी रेज के सामने किया जाए, तो जो क्लोरीन होता है ये आकर अटैच होता है हमारे अल्काइल रिंग की तरफ CH2Cl, और ये एक बार नहीं, ये वापस से रिएक्ट होगा, हमको मिल जाएगा अगेन विथ यूवी रेज CHCl2, वापस से रिएक्ट होगा और हमको मिल जाएगा CCl3। अब इसके आगे तो जा नहीं सकता, तो ये यहां पे आके रुकेगा। लेकिन याद रखना, डार्क और यूवी रेज के सामने ये रिएक्शन करवाने के अंदर डिफरेंस क्या है। अगर रिएक्शन डार्क में हो रहा है तो हमें ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर हमारा हैलोजन जाता है, टोलीन के साथ जब रिएक्शन हो रहा होता है। और अगर सेम रिएक्शन लाइट में हो रहा है तो वो अल्काइल की जो रिंग है, अल्केन की जो रिंग है, उसके ऊपर जाकर हमारा रिएजेंट अटैच होगा। यहां पर वैसे वो रिएजेंट है क्लोरीन। चलो, रिएजेंट या रिएक्टेंट, सॉरी। चलो, अगला है हमारे पास, अब इसका थर्ड पार्ट की तरफ जाते हैं। आइडेंटिफाई कायरल मॉलिक्यूल फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इनमें से कौन कौन से कायरल है हमें वो बताना है। चलो, पहला है हमारे पास CH3, CH, इधर पे OH, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं CHOH, यहां पर CH2 CH3। कायरल होने की पहली कंडीशन क्या होती है कि अगर हमारे पास एक कायरल कार्बन होगा तो हमारा कंपाउंड 100% कायरल है ना, या ऑप्टिकली एक्टिव है। अब यहां पर देखो, ये वाला कार्बन कायरल है, क्यों? 4 बॉन्ड्स बनाने चाहिए हमारा कार्बन, 1 2 3 4 बॉन्ड्स बना रहे हैं। चारों बॉन्ड्स अलग अलग ग्रुप्स के साथ होने चाहिए। CH3 के साथ है, H के साथ है, OH, और ये टोटल देखोगे तो C2H5 के साथ, चारों अलग है। इसका मतलब यस, दिस इज कायरल कंपाउंड। अगला देखते हैं, नेक्स्ट इज CH3 CH2 CH CH2 CH3, और यहां पर है ब्रोमीन अटैच्ड। अब इस H को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ऊपर करके H। ध्यान से देखोगे तो ये कायरल, क्या इनमें से कोई भी कार्बन कायरल है? देखो, अगर इसको ओपन कर देते हैं थोड़ा, CH यहां पे CH, यहां पे CH, यहां पर है CH। ये कायरल तो कार्बन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन रिपीट हो रहे हैं, है ना। हर बॉन्ड अलग कंपाउंड के साथ या अलग ग्रुप के साथ बनना चाहिए। ये भी नहीं है ना, 2 हाइड्रोजन रिपीट हो गए। ये भी नहीं है, क्यों नहीं? हाइड्रोजन और ब्रोमीन तो अलग अलग है, बट यहां पर देखो C2H5 है ना, 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन। इसका मतलब ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम ही अटैच्ड है दोनों तरफ। ये भी कायरल कार्बन नहीं है, यहां पर नहीं हाइड्रोजन रिपीट होगा, यहां पर भी हाइड्रोजन रिपीट हो गए, तो इसका मतलब ये कायरल मॉलिक्यूल नहीं है। अगला देखते हैं, सी के अंदर हमसे पूछा गया है, मैं इसको रब कर देता हूं। नेक्स्ट है हमारे पास CH3 CH2 CH2Br। क्या यहां पर कोई भी कायरल कार्बन है? नहीं है। एक यहां पर हो सकता था, लेकिन यहां पर भी हाइड्रोजन रिपीट हो रहे हैं, है ना, हाइड्रोजन। इसका मतलब ये भी कायरल नहीं है। अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट इज CH3 CH3 और यहां पर है एक CH3। क्या यहां पर कोई कायरल कार्बन है? देखो, यहां पर CH3 अटैच्ड है, H को मैं ऊपर लगा देता हूं,
लेकिन यहां पर भी तो CH3 है, दो CH3 एक कार्बन से अटैच्ड है, तो ये कायरल नहीं है। यहां पर दो हाइड्रोजन अटैच होने वाले, सॉरी CH2 होगा ये, यहां पर 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो ये भी कायरल कार्बन नहीं है। ऑप्शन हमारा एक ही था, जो था हमारा 1। और याद रखना, कायरल कार्बन मिल रहे डज नॉट मीन मॉलिक्यूल हमारा कायरल है। अगर हमारे पास एक कायरल कार्बन मिल रहा है मतलब कि अपना मॉलिक्यूल ही पूरा अपने आप में कायरल है। एक से ज्यादा मिल रहे होते तो हम डायसिमेट्री चेक करते हैं। डायसिमेट्री तुम लोगों को शॉर्ट में थोड़ा सा समझा देता हूं। हमने थोड़ी देर पहले ही ये कंपाउंड देखा था, ये Br, इधर पे ले लेते हैं एक CH3, यहां पर ले लेता हूं मैं H, इधर पर एक H, यहां पर एक CH3। ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है। क्यों? ब्रोमीन CH3H, और ये पूरा एक अलग कंपाउंड है, 4 अलग अलग ग्रुप्स के साथ बॉन्ड बना रहा है। यहां पर ब्रोमीन CH3H, और ये पूरा मतलब 4 अलग अलग बॉन्ड्स जो 4 अलग अलग ग्रुप्स के साथ बना रहा है। इसका मतलब ये 2 कार्बन हमारे पास कायरल है। लेकिन फिर भी ये मॉलिक्यूल कायरल नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने तुमको पहले ही बोला था, प्लेन ऑफ सिमेट्री। 2 चीजें तुम लोग चेक कर सकते हो। पहला इस केस में है प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसका मतलब एक ऐसा प्लेन अगर तुमको मिल जाए किसी कंपाउंड में जिसके अबाउट वो कंपाउंड मिरर इमेज मिल रही है ना, देखो ये इसकी मिरर इमेज है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल जो है, सॉरी वो कंपाउंड जो है वो कायरल नहीं होता। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री तुम कब चेक करोगे? अगर तुम्हारे पास एक से ज्यादा कायरल कार्बन आ रहा है, इसका मतलब ये कायरल मॉलिक्यूल नहीं है। भले ही हमारे पास कायरल कार्बन है, बट ये कायरल मॉलिक्यूल नहीं है और ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। एक तो ये। दूसरी चीज, अब क्या दिखाना है तुम लोगों को, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है। अब इसी को अगर तुम्हें गिवन हो C ऊपर H और नीचे Br अगर तुम्हें गिवन हो, ठीक है, तो और CH3 इस टाइप से अगर गिवन हो, तो अगर तुम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढोगे तो तुमको नहीं मिलेगी। मिरर इमेज बननी चाहिए। क्या मिल रही है? नहीं, है ना। लेकिन अब सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है वो सुन। कोई ऐसा पॉइंट अगर तुमको मिल जाए कंपाउंड में जिसके अपोजिट डायरेक्शन में चलने पर, मतलब इसमें तुम यहां चल रहे हो तो इसमें तुम यहां चल रहे हो, एक में यहां गए एक में यहां आए, अपोजिट डायरेक्शन में चलने पर तुमको सेम एटम या ग्रुप मिल जाए, है ना, दोनों तरफ हाइड्रोजन मिल गया, यहां से यहां पर गए, इसका अपोजिट डायरेक्शन कौन सा हुआ? उल्टी तरफ। यहां पे भी ब्रोमीन मिल गया, यहां पे भी मिल गया, यहां पे तो दोनों मिल गए। एक भी अगर तुमको मिल जाए अपोजिट डायरेक्शन में चलने पर, सेम एटम अगर तुमको मिल जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं ये है अपना सेंटर ऑफ सिमेट्री। और सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर तुम लोग कब चेक करोगे? अगेन, अगर एक से ज्यादा कायरल कार्बन तुम्हारे पास प्रेजेंट हो तो तुम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करते हो। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिला तो सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करो। वो भी अगर नहीं मिला तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा कंपाउंड, सॉरी, या मॉलिक्यूल जो है वो पूरा का पूरा कंपाउंड या मॉलिक्यूल कायरल होगा। ठीक है, एक कायरल कार्बन के टाइम पे हमेशा कायरल, एक से ज्यादा है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करो, नहीं होनी चाहिए। सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करो, नहीं होनी चाहिए। अगर ये दोनों नहीं है, इसका मतलब तुम्हारा कंपाउंड जो है तब जाके वो कायरल बनेगा। इससे रिलेटेड तुमको कुछ क्वेश्चंस मैं बाद में करवाऊंगा, टेंशन ना लो। फिलहाल सिर्फ इतना याद रखो, अगर एक कायरल कार्बन है तो 100% ऑप्टिकली एक्टिव, एक से ज्यादा है तो मे और मे नॉट बी। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। अगले इसमें 4th पार्ट में हमसे पूछा गया है, विच वन ऑफ द कंपाउंड फ्रॉम फॉलोइंग पेयर वुड अंडरगो SN2 फास्टर देन द अदर। ठीक है, अब 4 कंपाउंड्स हमको गिवन है। अब इन चारों में कौन सा कंपाउंड है जो बाकियों के कंपैरिजन में फास्टर SN2 मैकेनिज्म या SN2 रिएक्शन देगा? यह है हमारा A, यही है। अब देखो इन दोनों के अंदर, इसको अगर तुम लोग देखोगे तो ये है तुम्हारा 1 डिग्री का हैलोअल्केन, ये है तुम्हारा 2 डिग्री, है ना। ये कार्बन जिससे तुम्हारा क्लोरीन अटैच्ड है, ये 2 और कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो ये है 2 डिग्री। SN2 मैकेनिज्म की स्पेशलिटी क्या होती है? इसमें 1 डिग्री मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, मोर रिएक्टिव या मोर स्टेबल देन 3 डिग्री, है ना। ये रिएक्टिविटी का इसका ऑर्डर होता है। अब यहां पर ध्यान से देखोगे तो 1 डिग्री मोर रिएक्टिव है, इसका मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू दिस वन। इसी में और एक सब पार्ट है B, और हमसे पूछा गया है CH3, CH2, CH2I, और दूसरा है हमारे पास CH3, CH2, CH2Ca। ठीक है, अब देखो यहां पर इन दोनों को अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो कार्बन की जो चेन आ रही है वो तो सेम नंबर की, इसका मतलब उस पर डिपेंड नहीं करने वाला। किस चीज पे डिपेंड करेगा? अब ये हैलोजन के ऊपर डिपेंड करने वाला है। और एक चीज याद रख लो, SN1 हो या SN2 हो, रिएक्टिविटी कुछ ऐसी जाती है, आयोडीन ग्रेटर देन आयोडीन, ब्रोमीन,
क्लोरीन और उसके बाद आता है फ्लोरीन। रीजन क्या होता है, आयोडीन जो है इसका साइज बहुत बड़ा होता है, आयोडीन जो है इसका साइज बहुत बड़ा है, क्लोरीन का साइज छोटा सा है। अब इसका साइज बड़ा है, इसका मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ भी बड़ी होती है, और बड़ी बॉन्ड लेंथ है इसका मतलब उसको तोड़ना आसान हो जाता है। समझे, जिस चीज की लेंथ बड़ी होती है उसको तोड़ना आसान होता है कंपेयर टू छोटी चीज। अगर आप छोटा सा आयरन का रॉड लो, उसको तोड़ के दिखा, वो नहीं टूटेगा। बड़ा लोगे तो इधर उधर अटका के खींचोगे तो चांसेस है वो टूट जाएगा। समझे, तो यहां पर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, इसका मतलब इस बॉन्ड को तुम आसानी से तोड़ सकते हो, इसका मतलब ये SN2 रिएक्शन जल्दी दे देगा। तो अगेन इसमें भी ये ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू द अदर। चलो चलते हैं अब इसके 5th पार्ट की तरफ, और हमसे पूछा गया है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस गिविंग मेजर प्रोडक्ट। अब इनमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा हम लोगों को वो बताना है। पहला है हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन कराया गया है HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अब अगेन क्या कहा था मैंने, पेरोक्साइड जो है तो उस टाइम पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। कब नहीं होगा, अगर तुम्हारे पास HBr के अलावा कुछ भी प्रेजेंट हो तो वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं होता है। अगर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होना है तो तुम्हारे पास HBr होना चाहिए। यहां पर HBr है, हाँ, इसका मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, न्यूक्लियोफाइल गोज टू द कार्बन व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, है ना। अभी यही क्वेश्चन किया था, तो हमको मिल जाएगा CH3 CH2 CH2Br। ठीक है, अब इसका रिएक्शन कराया गया है अल्कोहलिक KOH के साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ। अब एक चीज याद रख लो, दिमाग में बिठा लो, 10 बार लिखो जरूरत हो तो, अल्कोहलिक KOH के साथ जब भी तुम्हारा रिएक्शन होगा उस टाइम पे एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, अल्कीन फॉर्म होता है। तो ये ब्रोमीन निकलेगा, इधर से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, यू विल गेट CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, डिहाइड्रोहैलोजनेशन होता है, याद रख लो। ऑन द अदर हैंड अगर एक्वियस KOH के साथ रिएक्शन करवा रहे होते तो उस टाइम पे हमारा अल्कोहल फॉर्म हो रहा होता। बहुत छोटा सा डिफरेंस है, अल्कोहलिक KOH के साथ है तो CH3 यहां पे एलिमिनेशन हो गया, डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ। सेम रिएक्शन अगर तुम लोग करवाते एक्वियस KOH या एक्वियस NaOH के साथ तो हमको मिल रहा होता CH3 CH2 CH2OH और KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड, और वहां पे अल्कोहल जाके फॉर्म हो जाता। दिस इज वन ऑफ द रिएक्शन दैट यू यूज्ड टू प्रिपेयर अल्कोहल फ्रॉम हैलो अल्केन्स। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास अगेन देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 यहां पर है OH, और इसका रिएक्शन कराया गया है रेड फॉस्फोरस और Br2 के साथ, और हमको मिल रहा है A। इस अब याद रखना रेड फॉस्फोरस के साथ क्यों ये रिएक्शन कराया जाता है, बिकॉज ये जो बिकॉज वो रिएक्शन वापस की तरफ ना, इट एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना। तो अब यहां पर देख लो, हमें सबसे पहले यहां पर मिलेगा CH3, OH जो है वो रिड्यूस होके हमको यहां पर ब्रोमीन आके अटैच हो जाएगा। सो CH3 CH यहां पर आ जाएगा Br डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और इसके बाद इसका रिएक्शन कराया गया है Ag2O/H2O के साथ। अब ये बेसिकली लिखा हुआ है AgOH ट्वाइस। ठीक है, जब ये रिएक्शन हो उस केस के अंदर हमारे पास ब्रोमीन जो है वो हटके अल्कोहल हमारे पास आ जाएगा। यू विल गेट CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर आएगा OH। सिंपल। अब देखो एक्चुअली इस क्वेश्चन में एक गलती है जो बहुत कम लोग अगर नोटिस कर पाओगे, अगर तुम लोगों ने आइसोमेरिज्म ध्यान से पढ़ा हो, ये कंपाउंड जो होता है ये बहुत अनस्टेबल है। इसका मतलब ये कंपाउंड आगे के रिएक्शन देगा ही नहीं। अब ये कंपाउंड क्यों अनस्टेबल है वो सुन लो। यहां पर ये क्या है, डबल बॉन्ड है, इसका मतलब इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ईन। ये क्या है, OH, मतलब कि ओल, है ना। सफिक्स हम यही लिखते हैं, इसके लिए ईन, इसके लिए ओल। इनोल कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं, जब डबल बॉन्ड और OH आजू बाजू में हो, क्या बोलते हैं हम लोग इनको, इनोल कंपाउंड्स। और इनोल कंपाउंड्स आर वेरी वेरी अनस्टेबल, और ऐसे कंपाउंड्स जो है वो हमको टोटोमराइजेशन देते हैं। टोटोमराइजेशन अगर होगा तो ये हाइड्रोजन यहां चला जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा। क्या हाइड्रोजन यहां चला गया, डबल बॉन्ड यहां पे आ गया, हमको मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड
यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ पे ये H नहीं है, सॉरी, C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। और ये याद रख लेना कि टॉटोमराइजेशन जो है इट्स स्पेशल काइंड ऑफ आइसोमराइजेशन विच इज गिवन ओनली एंड ओनली बाय अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। और ये कब हमें देखने को मिलता है, जब हमारे पास इनोल कंपाउंड फॉर्म हो रहा होता है, उस टाइम पे इंस्टेंटली रीअरेंजमेंट होता है और वो टॉटोमराइज होकर हमको या अल्डिहाइड या कीटोन फॉर्म करके देता है, समझे। तो टेक्निकली अगर देखा जाए प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये रिएक्शन नहीं होगा, इसीलिए तुमको बता दिया, बिकॉज जेई जब देता है जेई के क्वेश्चंस, तो उस टाइम पे अगर तुम लोग जेई मेंस के क्वेश्चन कर रहे हो, उस टाइम पे नन ऑफ दीज विल आल्सो बी वन ऑफ द ऑप्शंस, और इसका आंसर नन ऑफ दीज ही रहेगा, समझे क्या। तो ये बहुत कम लोगों को पता होता है, अब ये चीजें नोटिस कर लेना, बिकॉज लोग भूल जाते हैं, इजंट इट। तुम लोग नोट कर लेना चीजों को, क्यों भूल जाते हैं, बिकॉज 11th में पढ़ा हुआ होता है, इजंट इट। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, CH3। अब इसमें वुड्स रिएक्शन कराया गया है, CH3 CH3 CH2। अब देखो इसका रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, सोडियम और ड्राई ईथर। सोडियम और ड्राई ईथर के सामने जब भी रिएक्शन आ जाए, इसका मतलब यहां पर लिखा हुआ है Na, है ना। इसको वापस से उल्टा करके लिख दो मिरर इमेज। सो Cl CH2 CH3 CH3, यहां पर CH3। अब ये 2 टाइम्स ऑफ NaCl अलग निकल जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ NaCl अलग निकल जाएगा, ये दोनों आकर आपस में जुड़ जाएंगे। क्या मिल जाएगा हमको, C C C C C, कितने, 3 4 5 6, यहां पर एक C C C C, ये है हमारा कंपाउंड विच इज 2,2,5,5 टेट्रामिथाइल हेक्सेन। ये इस टाइप का कंपाउंड हमने वापस इससे पहले भी देखा हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, अब क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट कराया गया है मैग्नीशियम के साथ इन ड्राई ईथर। क्या देता है हमको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। याद है तुम लोगों को, क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन कराया गया है Mg मैग्नीशियम के साथ, और हमको मिलता है, सॉरी, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इस केस में हमको मिलता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो हमको मिल जाएगा यहां पे Mg और यहां पे Cl विच इज फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड विच इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और मेटल के बीच में, एक्टिव मेटल के बीच में, एक्टिव मेटल्स कौन से होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेटल्स एक्टिव मेटल्स कहलाते हैं। कार्बन और एक्टिव मेटल के बीच में जब भी डायरेक्ट बॉन्ड बनता है, तब उन कंपाउंड्स को हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बोलते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। याद रख लो, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो तुम लोगों को याद रखनी होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब सेकंड का 4th पार्ट है हमारे पास, नेम द रिएजेंट यूज्ड टू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। अब किस रिएजेंट को हम लोग यूज करेंगे ताकि ये फॉलोइंग कन्वर्जन हो जाए। पहला है ब्रोमो इथेन। ब्रोमो इथेन से हमें फॉर्म करना है इथॉक्सी इथेन। इथॉक्सी इथेन। अब देखो ब्रोमो इथेन की अगर बात करें तो C इधर पे Br। इथॉक्सी इथेन क्या होता है, CCOCC। ईथर इज बेसिकली इथॉक्सी इथेन, है ना। अब हम लोग इसका रिएक्शन कराते हैं C यहां पे ONA के साथ। किसके साथ, सोडियम का एल्कोक्साइड, सॉरी। सो ये है सोडियम इथॉक्साइड के साथ अगर इसका रिएक्शन करेंगे तो ये NaBr अलग निकल जाएगा और हमको CCOCC, है ना, CH3 CH2O CH3 CH2 CH3 विच इज इथॉक्सी इथेन। तो किसके साथ रिएजेंट कौन सा होगा हमारे पास, सोडियम इथॉक्साइड। और याद रखो इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस। इस सेम रिएक्शन को हम लोग फिर से पढ़ेंगे आगे जाने के बाद, जब हम लोग अल्कोहल, फिनोल और ईथर पढ़ेंगे, उस टाइम पे सेम रिएजेंट्स रिएक्शंस वापस आएंगे। लेकिन नाम अभी से याद रखोगे तो ऑब्वियसली अच्छा होगा, बिकॉज जब तुम लोग फिंगर टिप सॉल्व करोगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते जाएंगे, स्पेशली नेम रिएक्शन। चलो अगला है हमारे पास, 1 क्लोरोप्रोपेन को 1 नाइट्रोप्रोपेन में कन्वर्ट करना है। किसको, 1 2, ये हुआ क्लोरोप्रोपेन, इसको कन्वर्ट किया है नाइट्रोप्रोपेन के अंदर। सो 1 2 3 NO2,
Isn't it? इसका रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं HNO2 के साथ, ताकि ये HCl अलग निकल जाए और NO2 आके यहां पर अटैच हो जाए। तो इसका रिएक्शन किसके साथ होता है? HNO2 के साथ। HNO2 का नाम क्या है? नाइट्रस एसिड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट में हमसे पूछा गया है इथाइल ब्रोमाइड को इथाइल आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट करना है। किसको? इथाइल ब्रोमाइड को। सो CCBr इथाइल आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट करना है। सो इसको कन्वर्ट करना है हमको CCNC के अंदर, इथाइल आइसोसाइनाइड। अब ये कब होता है याद रखना, अगर तुम लोग KCN और NaCN के साथ रिएक्शन करवाते हो तो हमारे नंबर ऑफ कार्बन चेन बढ़ते हैं, ठीक है, बिकॉज कार्बन डायरेक्टली आकर अटैच होता है। मतलब क्या कहा मैंने? CCBr। अगर इसका रिएक्शन हम लोग कराते KCN के साथ, उस टाइम पे हम लोगों को मिलता CCC ट्रिपल बॉन्ड N, ये मिल रहा होता, जिसको हम लोग कहते हैं साइनाइड। सेम रिएक्शन अगर तुम लोग KCN के साथ करवाओगे, सॉरी NaCN के साथ, तब भी सेम रिएक्शन मिलेगा जब कार्बन डायरेक्टली आके बॉन्ड बनाता है। लेकिन अगर सेम रिएक्शन तुम कराओ AgCN के साथ, तो उस टाइम पे नाइट्रोजन आकर बॉन्ड बनाता है हमारे कार्बन के साथ और आइसोसाइनाइड फॉर्म होता है। इसका मतलब तुम किसके साथ रिएक्शन करवाओगे? सिल्वर साइनाइड के साथ। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, सेम रिएक्शन है लेकिन रिएजेंट चेंज हो गया तो प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। आइसोसाइनाइड कब बन रहा है? अगर तुम लोग सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्शन कराते हो तो आइसोसाइनाइड बन रहा है। पोटेशियम और सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाते हो तो तुम्हारे पास एक कार्बन इंक्रीज होके साइनाइड ही फॉर्म होता है, याद रखो। चलो अगला है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास क्लोरोबेंजीन को बाइफिनाइल में कन्वर्ट करना है। किसको? क्लोरोबेंजीन को कन्वर्ट करना है बाइफिनाइल के अंदर। ये होता है बाइफिनाइल। डाइफिनाइल भी तुम लोग बोल सकते हो, सेम ही होता है। अब देखो बेंजीन की रिंग इंक्रीज हो गए, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? फिटिग रिएक्शन। वन ऑफ द इजीएस्ट रिएक्शंस क्या होता है? वुड्स रिएक्शन। जब हेलोअरीन्स में हो तब हम लोग इसको बोलते हैं फिटिग रिएक्शन, है ना। और इसका रिएक्शन कराओगे तुम लोग Cl और तुमको मिलेगा ये। सो इसको रिएक्शन के अंदर रिएजेंट क्या होगा? सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, दैट इज गोइंग टू बी योर रिएजेंट। तो अब ये NaCl अलग निकल जाता है, 2 टाइम्स ऑफ NaCl, ये दोनों आपस में आके बॉन्ड बनाएंगे जो बनता है हमको बाइफिनाइल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। अब बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अब हमें अरेंज करना है। 4 ऑप्शंस है हमारे पास। 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन मतलब कि ये है। नेक्स्ट है हमारे पास 2 ब्रोमोप्रोपेन, 1 2 3 यहां पर है Br। नेक्स्ट है 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 2 3 Br। और लास्ट है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, इसका मतलब ये यहां पर प्रोपेन, ठीक है। सेकेंड वाले में ब्यूटेन है, कौन सा है? 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। सॉरी थर्ड वाले में ये है हमारा ऑप्शन ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। अब एक बेसिक रूल, जिसका ज्यादा मोलर मास होगा, मॉलिक्यूलर मास, वो चीज या वो कंपाउंड ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उसका होता है, ठीक है ना। अब मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा किसका होगा? इन दोनों में तो 3 कार्बन है, 1 ब्रोमीन तो चलो सब में। अब सी और डी में से किसी एक के पास ज्यादा मोलर मास होगा क्योंकि 4 कार्बन है, ठीक है। उसमें भी याद रखो अगर ब्रांचिंग होती है तो बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस होता है। क्या? ब्रांचिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, ये याद रखो। अब ये देखो ये स्ट्रेट चेन है, इसका मतलब सबसे ज्यादा होगा इसका। उसके बाद डी का कम क्यों है? क्योंकि ब्रांचिंग हो गई है। ब्रांचिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ब्रांचिंग बढ़ रही है, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस हो रहा है ना। ब्रांचिंग हो रही है, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, तो सी। उसके बाद आएगा हमारे पास डी। इन दोनों में बताओ, जो स्ट्रेट चेन है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो ए का ज्यादा होगा, उसके बाद बी, है ना, क्योंकि यहां पर ब्रांचिंग हो गई है, तो उसके बाद आएगा हमारे पास बी, ठीक है। सो सी डी ए बी, ये होगा हमारा ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास मैच द पेयर्स, ठीक है। अब कॉलम ए और कॉलम बी हम लोगों को गिवन है और हमें बताना है कॉलम ए के कौन से कंपाउंड्स है या किस टाइप का हैलो अल्केन वो है, हैलाइड वो है। चलो पहला है हमारे पास 1 2 3, यहां पर है X,
नेक्स्ट है हमारे पास C डबल बॉन्ड C CX, नेक्स्ट है हमारे पास C डबल बॉन्ड C और ये है X। पहला ये क्या है, कोई स्पेशल टाइप नहीं, दिस इज रेगुलर अपना अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। अगला डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन को हम लोग बोलते हैं एलाइल कार्बन। क्या? एलाइल। अगर उस पे कुछ अटैच्ड हो तो वो एलाइलिक कंपाउंड होता है। क्या हमारे पास एलाइलिक है? हाँ, एलाइल हैलाइड हमारे पास एक ऑप्शन है, तो ये है एलाइल हैलाइड। याद रखना, डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन पे जब कुछ अटैच्ड हो तो वो एलाइल होता है। अब यहां OH होता तो हम एलाइल एल्कोहल बोलते हैं, यहां हैलोजन है तो है एलाइल हैलाइड। अगला देख लो, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के ऊपर डायरेक्टली कुछ अटैच हो, है ना, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्टली कुछ अटैच हो। पहली चीज तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन को विनाइल कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड वाले कार्बन को विनाइल कार्बन बोलते हैं। तो ये हो जाएगा विनाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड। याद रखो, डबल बॉन्ड की बाजू वाले कार्बन को क्या बोलते हैं? एलाइल। डबल बॉन्ड वाले कार्बन को हम बोलते हैं विनाइल। ठीक है, चलो कॉलम 2 के दो और चीजें क्या गिवन है वो देख लेते हैं। बेंजाइल हैलाइड क्या होता है? सुनो, बेंजीन रिंग के ऊपर कार्बन अगर अटैच्ड हो तो इसको बेंजाइल कार्बन बोलते हैं। अगर इस पे कोई हैलोजन अटैच्ड हो तो वो बेंजाइल हैलोजन होगा, हैलाइड होगा। ठीक है, क्या? बेंजीन रिंग के ऊपर जो कार्बन अटैच्ड है उसको बेंजाइल कार्बन बोलते हैं, और उस पे जब हैलोजन अटैच्ड हो तो बेंजाइल हैलाइड ये होगा। अगला है हमारे पास एराइल हैलाइड। क्या होता है? एरोमेटिक रिंग से अगर डायरेक्टली कभी हैलोजन अटैच्ड हो तो उसे एराइल हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, बेंजाइल हैलाइड और एराइल हैलाइड का डिफरेंस समझा? बेंजीन रिंग के ऊपर कार्बन अटैच्ड हो दैट इज बेंजाइल कार्बन, उस पे जब हैलोजन अटैच्ड हो तो बेंजाइलिक हैलोजन या बेंजाइल हैलाइड। बेंजीन रिंग या किसी भी एरोमेटिक रिंग के ऊपर डायरेक्टली जब हैलोजन अटैच्ड होता है तो उस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं कि वो होगा हमारा एराइल हैलाइड। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग डायरेक्टली 6th क्वेश्चन की तरफ। क्योंकि बीच में थ्योरी वाले क्वेश्चन है, उसके लिए मैं तुमको एक अलग वीडियो बना के दूंगा थ्योरी क्वेश्चंस के लिए सारे, बिकॉज उसके अंदर मोस्टली डिस्कशंस ही होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, बिकॉज उसके अंदर भी है बहुत सारी रिएक्शंस। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है कन्वर्ट द फॉलोइंग। पहला है हमारे पास प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ओल। प्रोपीन को कन्वर्ट करना है, प्रोपीन को हमें कन्वर्ट करना है प्रोपेन 1 ओल के अंदर। अब एक चीज दिमाग में रख लो, कन्वर्जन के ना बहुत सारे तरीके होते हैं, जो भी तुम्हें कंफर्टेबल लगे तुम उसको यूज करके अपना पर्टिकुलर कन्वर्जन कर सकते हो। अब हम लोग हैलो अल्केन हैलो अरीन कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं मोस्टली कोशिश करूंगा कि पहले उसको हैलो अल्केन में कन्वर्ट करूं या हैलो अरीन में, और उसके बाद रिक्वायर्ड डिजायर्ड प्रोडक्ट में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। प्रोपीन, ठीक है, सो C डबल बॉन्ड C, ये है हमारा प्रोपीन। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए? प्रोपेनोल, CCCOH। ठीक है, मैं इसका रिएक्शन कराता हूं HBr के साथ। अगर मैं HBr के साथ इसका रेगुलर रिएक्शन करवाऊं तो मेरा ब्रोमीन यहां पर आएगा, है ना, तो मेरा ब्रोमीन यहां पर आएगा। और जब मैं इसका NaOH या ऐसी किसी चीज के साथ या KOH के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो अल्कोहल भी यहां पर आएगा। क्या मुझे यहां पर अल्कोहल चाहिए? नहीं, है ना, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूट कर देता है उसको। तो मैं HBr का रिएक्शन कराऊं के साथ उसका रिएक्शन कराऊंगा इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अगर मैं पेरोक्साइड के साथ इसका रिएक्शन करवाता हूं तो हमको क्या मिल रहा है? पहले हाइड्रोजन बैलेंस कर देते हैं, CH3 CH2 CH3, है ना, तो हमको मिलेगा यहां पर CH3, सॉरी अल्कीन है ना, तो डबल बॉन्ड CH और ये CH2, CH3 CH2, यहां पर CH2 और Br, है ना, न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। यहां पे आ गया ब्रोमीन। इसका रिएक्शन अब मैं करवाता हूं एक्वियस KOH के साथ। अगर इसका रिएक्शन एक्वियस KOH के साथ मैंने कराया तो KBr अलग निकल जाएगा, KBr अलग निकल गया, और ये ब्रोमीन और ये सॉरी ब्रोमीन इसके साथ चला गया तो OH इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, रिप्लेस कर देगा। हमको मिल जाएगा CCCBr, यही सॉरी OH, यही चाहिए था हमको, प्रोपेनोल, बस यही तो हमें फाइंड करना था, है ना। प्रोपेन 1 ओल, प्रोपेन 2 ओल अगर बनाना होता तो हम लोग ये पेरोक्साइड यूज नहीं करते।
अगर मैं ये पेरोक्साइड यूज ना करूं तो यहां पर ये ब्रोमीन यहां पर ना होकर हमारा ब्रोमीन यहां पर आता और एक्वियस KOH के साथ रिएक्ट कराने के बाद हमारा अल्कोहल यहां पर आता। तो इस केस में हमको मिलता प्रोपेन 2। तो इसीलिए पेरोक्साइड कब यूज करना है कब नहीं यूज करना है इसका दिमाग में बिठा लो। और ये तो बेसिक लॉजिक्स होता है कि किस ट्रिक को तुम लोग यूज करना चाहते हो अपने कन्वर्जन्स के लिए। चलो अगला है हमारे पास बेंजाइल अल्कोहल को बेंजाइल साइनाइड में कन्वर्ट करना है। अब बेंजाइल अल्कोहल क्या हुआ? बेंजाइल अल्कोहल इज बेंजीन रिंग। अब जैसे बेंजाइल हैलाइड था उसके ऊपर एक कार्बन है CH2 और इसके ऊपर ये है अल्कोहल, है ना। सो बेंजाइल अल्कोहल को हमें कन्वर्ट करना है बेंजाइल साइनाइड के अंदर। बेंजाइल साइनाइड क्या होगा? सो बेंजीन रिंग के ऊपर एक कार्बन है और यहां पर CnH2। अब इसको इसमें कन्वर्ट करना है। अब देखो हमारे पास कोई भी डायरेक्ट मेथड नहीं है अल्कोहल को साइनाइड से में कन्वर्ट करने के लिए, है ना। कोई भी डायरेक्ट मेथड हम लोगों के पास नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग अल्कोहल को हेलो अल्केन में कन्वर्ट करेंगे, है ना। लेकिन हम साइनाइड कैसे कर लेके आ सकते हैं? KCl या KCN या NaCN के साथ अगर रिएक्शन करवा ले, हमें एक रिएक्शन पता है ना, RX का रिएक्शन अगर करवाए KCN के साथ या NaCN के साथ, अल्कोहलिक, है ना, अल्कोहलिक KCN या अल्कोहलिक NaCN के साथ, तो हमको मिल जाता है RCN। बट उसके लिए हमको क्या चाहिए? RX, है ना। इसका मतलब मैं यहां पर X लेके आना है, मुझे हैलोजन लेके आना है। अब अल्कोहल से हैलोजन बनाने के लिए कुछ तरीके होते हैं। मैं SOCl2 को यूज कर लेता हूं, SOCl2। आप लोग PCl3 या PCl5 को भी यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। SOCl2 को यूज किया तो हम लोगों को मिल जाएगा यहां पर ये है CH2, ये है Cl प्लस SO2 प्लस HCl, ये दोनों गैस बनके उड़ जाते हैं, इसीलिए इसको बेस्ट मेथड माना जाता है। अब इसका रिएक्शन तुम लोग करवा दो KCN के साथ, है ना। अब ये साइनाइड आके यहां पे अटैच हो सकता है और KCl अलग निकल जाएगा। सो KCl अलग निकल जाएगा और हमको मिल जाएगा बेंजाइल। याद रखना, बेंजाइल जब भी हो उस टाइम पे बेंजीन रिंग के ऊपर जो कार्बन है तो उससे अटैच करवाओगे अपने जो भी चीज गिवन है। यहां साइनाइड था तो बेंजीन रिंग पे जो ऊपर के ऊपर जो कार्बन है उससे मैंने साइनाइड अटैच करवाया, ठीक है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। इथेनॉल को चेंज किया है, कन्वर्ट करवाया गया है। इथेनॉल क्या होता है? CCOH। इसको हम लोगों ने रिएक्ट फॉर्म करवाया है, हम सॉरी इससे हमें बनाना है प्रोपेन नाइट्राइल। सो CCCN। अब सेम टाइप का रिएक्शन है ऑलमोस्ट। क्या है? अल्कोहल से हम लोग डायरेक्टली साइनाइड नहीं फॉर्म कर सकते, तो पहले इसको हेलो अल्केन में कन्वर्ट कर दो। तो CCOH, इसको अब मैं रिएक्शन करवाता हूं इसका PCl3 के साथ, है ना। अगर मैं SOCl2 के साथ भी करा सकते हो, सेम ही आएगा। PCl3 के साथ करवा देता हूं ताकि तुम लोगों को याद रहेगा। अगर PCl3 के साथ इसका रिएक्शन करवाया तो हमको मिल जाएगा, आप देखो यहां 3 टाइम्स ऑफ दिस रिएक्शन करवाते हैं हम लोग, CH3 यहाँ पे H2, है ना। इथेनॉल हमको मिल जाएगा 3 टाइम्स ऑफ CH3 CH2 यहां पे Cl प्लस H3PO3, ये मिलता है। अब ये जो है हमें मिल रहा है इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन
ये जो हमें मिल रहा है इसका रिएक्शन हम लोग करवाते हैं KCN के साथ। अगेन KCl अलग निकल जाएगा, अगेन कौन सा होता है एल्कोहलिक, KCl अलग निकल जाएगा और हमको मिल जाएगा CH3 CH2 और यहां पर CN आकर इसको रिप्लेस कर देगा, CN बन गया प्रोपेन नाइट्राइल। समझे, बहुत छोटी छोटी चीजें होती है। प्रोपेन नाइट्राइल को और क्या बुला सकते हो तुम लोग इसको इथाइल साइनाइड बुला सकते हो। समझे, क्योंकि जब साइनाइड हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग इस CN वाले कार्बन को काउंट नहीं करते, 2 कार्बन, इसीलिए इथाइल साइनाइड। सो नाइट्राइल जब भी आए कितने कार्बन डालने हैं इस चीज का दिमाग में सोच लिया करो एक बार। अगर साइनाइड हो तो तुम लोग वर्ड रूट के अंदर CN को काउंट नहीं करोगे, अगर नाइट्राइल है तो तुम सारे कार्बन एट अ स्ट्रेच काउंट करते हो। अगला है हमारे पास ब्यूट 1ene to N-ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या ब्यूट 1ene से हमको बनाना है N-ब्यूटाइल आयोडाइड। ठीक है, अब ब्यूट 1ene इसका मतलब हमारे पास ये है 1 2 3 डबल बॉन्ड N-ब्यूटाइल आयोडाइड। सो 1 2 3 डबल बॉन्ड, सॉरी यही फॉर्म हुआ है हमारे पास, है ना। अब देखो, अगर तुम हमारे पास यहां पर ब्रोमीन होता तो मैं डायरेक्टली एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यूज करके पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन कराता है HBr का, ताकि डायरेक्टली वो फॉर्म हो जाए। बट आयोडीन के साथ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं होता है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले HBr के साथ इसका रिएक्शन कराऊंगा इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो हमको मिल जाएगा C डबल बॉन्ड हट के यहां पर एक H आएगा और इस C के पास आ जाएगा ब्रोमीन। ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल गोज टू द कार्बन व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इसके पास 2 हाइड्रोजन होते हैं, है ना, H2 इधर पे H, इधर पे H2, इधर पे H3। सो वो कार्बन जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसके पास जाएगा न्यूक्लियोफाइल। आ गया हमारे पास ये कंपाउंड। अब इसका रिएक्शन हम लोग, अब मैं इसको थोड़ा सिंपली लिख देता हूं Br। इसका रिएक्शन मैं कराऊंगा NaI के साथ, NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, और इस रिएक्शन का क्या नाम है, फिंगलस्टीन रिएक्शन। अगेन अ वेरी पॉपुलर रिएक्शन, और हम लोगों को मिल जाएगा CCCI प्लस NaBr। यही चाहिए था ना, आ गया N-ब्यूटाइल आयोडाइड। N का मतलब नॉर्मल मतलब स्ट्रेट चेन, सो N-ब्यूटाइल आयोडाइड, यही चाहिए था, मिल गया। तो याद रखना, यहां पर डायरेक्टली अगर ब्रोमीन होता हमारे पास तो हम लोग डायरेक्टली यहां से हम लोग फॉर्म कर सकते थे, बट बिकॉज आयोडीन हमें चाहिए एज क्या बोलेंगे, टर्मिनल कार्बन के ऊपर, तो इसीलिए हम लोगों को पहले ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाना पड़ा और उसके बाद उसको रिप्लेस करवाना पड़ा। तो इसीलिए मैंने बोला कि कॉमन सेंस है, तुम किस तरीके से चीजों को सोच रहे हो, और इसको करवाने के और भी कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं। समझे, अगर हाइड्रोलिसिस करवा दे, चलो हाइड्रोलिसिस तुमने शायद पढ़ा नहीं होगा अच्छे से, बट फिर भी मैं बता देता हूं, आगे आने वाला है। सो अगर तुम लोग चाहो तो इसका अगर हाइड्रोलिसिस करवा दे तो एक के पास आ जाएगा OH, यहां पर आ जाएगा H। अब इसका अगर PCl3 के साथ रिएक्शन करवा दो तो ऑब्वियसली यहां पर आ जाएगा क्लोरीन। अगर PCl3 नहीं है तो फिर Pi3 के साथ रिएक्शन कराओ और हमको मिल जाएगा यहां पर I। सिंपल, ठीक है। बट एक्चुअली PCl3 और Pi के साथ वो रिएक्शन नहीं होते हैं। तो चलते हैं आगे, बिकॉज आयोडीन अगर आ जाए तो याद रखो फिंगलस्टीन ही यूज करने की कोशिश करो, मार्क्स नहीं कटेंगे, किसी और को यूज करोगे, बट ऑलवेज गो फॉर मोर अप्रोप्रिएट वन, है ना। चलो अगला है हमारे पास 2-क्लोरोप्रोपेन टू प्रोपेन 1-ओल। 2-क्लोरोप्रोपेन से क्या होगा, 2-क्लोरोप्रोपेन, यहां से हमें बनाना है प्रोपेन 1-ओल। सो 1 2 3 यहां पे OH। 2-क्लोरोप्रोपेन से हमें बनाना है प्रोपेन 1-ओल। डन। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले ये क्लोरीन हटाना पड़ेगा, है ना। तो इसको हटाओ, और कैसे हटा सकते हो तुम लोग इसको, यहां पर एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराओ, H3, यहां पे एक H, यहां पे H3। एल्कोहलिक KOH के साथ जब भी रिएक्शन होता है डीहाइड्रोहेलोजनेशन होता है, ठीक है ना। ये क्लोरीन निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा। अब तुम यहां से हाइड्रोजन निकालो, यहां से सेम ही कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 आ गया। अब एल्कोहल मुझको एंड पे चाहिए, अगर बीच में चाहिए होता, अब ये तो हम लोग फॉर्म कर चुके हैं ना, अभी थोड़ी देर पहले सेम चीज फॉर्म की थी, तो इसका रिएक्शन सबसे पहले कराओ।
HBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, क्या मिलेगा हमको? हमको मिल जाएगा CH3 CH2 CH2Br। और अल्कोहल में कन्वर्ट करना है इसको, इसका रिएक्शन करा दो एक्वियस KOH के साथ, है ना। तो ये ब्रोमीन अल्कोहल को रिप्लेस कर देगा। देखो एक ही रिएक्शन में तुमने अल्कोहलिक KOH और एक्वियस KOH दोनों का यूज देख लिया। अल्कोहलिक को हम क्यों यूज करते हैं? डबल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। एक्वियस को क्यों यूज करते हैं? हैलोजन को रिप्लेस करने के लिए अल्कोहल से। समझे? आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज दिस। इसको हमें कन्वर्ट करना है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड के अंदर। आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड इज दिस, ठीक है। अब इसको हमें उसमें कन्वर्ट करना है, तो अब खुद सोचो क्या हो सकता है। सबसे पहले तो इस ब्रोमीन को निकालना पड़ेगा, है ना। इस ब्रोमीन को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? अल्कीन फॉर्म करवा दो, है ना। अब देखो अगर तुम लोग इसको हटाओ, यहां पर अल्कीन फॉर्म करा के कुछ भी करके यहां पर ब्रोमीन अटैच करवा पाओ, तो हमें वहां पे वही कंपाउंड मिल जाएगा। बस इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग फॉलो करेंगे। क्या किया हमने? सबसे पहले अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाओ, क्या मिलेगा हमको? ये ब्रोमीन हटेगा, बाजू का कोई एक हाइड्रोजन हटेगा, अब ये हाइड्रोजन तुम किसी भी एक कार्बन से हटा सकते हो। मैं इस कार्बन से हटा देता हूं, ठीक है। सेम ही कंपाउंड फॉर्म होगा ना, यहां डबल बॉन्ड आ जाए, यहां डबल बॉन्ड, या यहां कोई एक ही कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो, तो हमको मिल जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड CH2, यहां पे आएगा CH3। अब डबल बॉन्ड है ना, मुझको यहां पर ब्रोमीन चाहिए इस कार्बन के ऊपर, तो मैं क्या करूंगा? मैं इसका HBr के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। सिंपल। तो हमको मिल जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड हटा देते हैं, हट जाएगा, यहां पर आ जाएगा CH2Br, यहां पर एक आ जाएगा हाइड्रोजन, यहां पर आ जाएगा CH3, है ना। एंटी मार्कोनी रूल फॉलो होगा। देखो अब ये सेम ही कंपाउंड मिल चुका है हमको, बस ये उल्टा है, थोड़ा टेढ़ा, ऐसे इसको टिल्ट कर देना, सेम ही कंपाउंड मिल जाएगा तुम लोगों को। समझे? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। एनिलीन को कन्वर्ट करना है हमें क्लोरोबेंजीन के अंदर। अब एनिलीन क्या होता है? बेंजीन रिंग के ऊपर अगर NH2 आकर अटैच हो जाए तो उसे हम कहते हैं एनिलीन। इसको हमें कन्वर्ट करना है क्लोरोबेंजीन के अंदर। अब शायद ये रिएक्शन तुम लोगों को पता ना हो बिकॉज टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं गिवन है। एनिलीन जो है इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है जिसे हम कहते हैं डायजोटाइजेशन, जिसके अंदर एनिलीन का रिएक्शन हम लोग कराते हैं NaNO2 और HCl के साथ, और इन एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। 0 to 5 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 to 278 केल्विन के अंदर ये टेम्परेचर, ये रिएक्शन होता है। और हम लोगों को यहां पर मिलता है, बेंजीन रिंग के ऊपर आता है N2Cl, और इसे हम कहते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसको डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हैं, और इस रिएक्शन को डायजोटाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसका रिएक्शन अगर तुम लोग कराओ CuCl और HCl के साथ, या Cu2Cl2 और HCl के साथ, तो हम लोगों को मिलता है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये रिएक्शन फिलहाल याद रखो, और आगे जाने के बाद ये रिएक्शन बहुत फेमिलियर होने वाले हो तुम लोग, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डायजोटाइजेशन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कन्वर्ट प्रोपीन टू 1-नाइट्रोप्रोपेन। प्रोपीन को हमें कन्वर्ट करना है 1-नाइट्रोप्रोपेन के अंदर। प्रोपीन क्या हुआ? C डबल बॉन्ड C, इसको हमें कन्वर्ट करना है 1-नाइट्रोप्रोपेन, यहां पे आना चाहिए NO2। अब ये कैसे हो सकता है? सबसे पहले मैं इसका रिएक्शन करा रहा हूं HCl के साथ। ठीक है, अगर इसका रिएक्शन HCl के साथ कराए, कौन से रूल के साथ अटैच होता है? यहां पे एडिशन रिएक्शन होता है, विच रूल? मार्कोनिकॉफ रूल, याद रखना, है ना। तो यहां पर हमको मिल जाएगा CH3, यहां पे CH,
है ना, ये हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा। सो एक H पहले से था, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H2, सो CH2 और यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा क्लोरीन, यहाँ पे आएगा CH3, ठीक है ना। क्लोरीन उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, इसके पास जो हुआ हमारा मार्कोनिकॉफ रूल। इसका रिएक्शन कराओ तुम लोग HNO2 के साथ, HNO2 के साथ, अब ये HCl अलग निकल जाएगा और हमको मिल जाएगा CH3, CH3 और यहां पर आ जाएगा NO2। सिंपल, आ गया हमारे पास 2 नाइट्रो प्रोपेन, यही तो हमें फॉर्म करना था, किससे, प्रोपीन से हमें 2 नाइट्रो प्रोपेन फॉर्म करना था। सो दिस इज हाउ इट कैन बी मेड। अब इसके अलावा और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, हो सकता है कि तुम लोग HCl की जगह HBr के साथ रिएक्शन करवा लो, ठीक है। n नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं सेम रिएक्शंस करवाने के लिए, इट ऑल डिपेंड्स कि विच वन यू चूज अपने रिएक्शंस करवाने के लिए या टू मेक फॉर द कन्वर्जन। चलो अब इस वीडियो के अंदर इतना ही। मैं फिर से एक वीडियो पोस्ट करूंगा जिसके अंदर तुम लोग थ्योरी क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। आई होप तुम लोगों को चीजें और रिएक्शंस याद हो चुके होंगे आफ्टर सीइंग दिस वीडियो। चलो बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहो और नेक्स्ट वीडियो जल्दी तुम लोगों को मैं भेज दूंगा।